हाँ जी, प्रेजेंट हो रही है जी। आगे चल रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना? नहीं, फर्स्ट नंबर प्रेजेंट हो रहा है, आप सेकंड करके देख लीजिए एक बार। सेकंड तो कर दिया। सेकंड नहीं हो रहा है। यहाँ तो हो रहा है। अच्छा, एक बार फुल प्रेजेंटेशन करके देख लीजिएगा। हाँ, अभी कर रहा हूँ ना, आगे जाता रहा है। अच्छा, नहीं यहाँ तो मुझे फर्स्ट ही दिख रही है। हम्म, हाँ, ऐसे अभी क्यों गई हो रहा है? गई गई डॉक्टर साहब, हाँ जी। हाँ जी, फोर अभी फाइव सिक्स अभी जी। जी। गई ना अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस यस, डाउन हो रही है। ठीक है मैडम, ठीक। जी। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्पेशली आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर मनोज कुमार दास जी का, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड पैसेज कल्पना, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर, छत्तीसगढ़ से हैं आप। और आपको माइक ओवर करने से पहले मैं एक बार आपका परिचय सबके सामने रखना चाहूंगी। अभी वर्तमान समय में आप रायपुर कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र पैसेज कल्पना में, जैसे मैंने बताया कि एसोसिएट पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। और आपका डिफरेंट जगह पर, जैसे गौड़ ब्राह्मण कॉलेज और पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार में भी लेक्चरर का आपका अपना उत्तरदायित्व रहा। उसके बाद आपने पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड पैसेज कल्पना रायपुर में 12 ईयर्स से आप पीजी एंड यूजी टीचिंग कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस आपका मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स में, बायोमेडिकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड मुल्तानी में फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और साहुल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अलग अलग पोस्ट, जैसे सीनियर मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट कंसल्टेंट, एक्सपोर्ट कंसल्टेंट इन द पतंजलि ऑल्सो, एंड प्रोडक्ट इन द इंचार्ज एंड इस तरीके से आपकी रसशास्त्र और पैसेज कल्पना से रिलेटेड आपके विभिन्न उत्तरदायित्व रहा। आपका आपका एमडी की पढ़ाई आपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से की हुई है, 2006 में कंप्लीट की। इसके बाद पीएचडी आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। और इंडस्ट्रीज प्रोग्राम इन द फार्मा रेगुलरी अफेयर्स में आपने 2012 में बायो इंफॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आपने 2012 में पास किया हुआ है। आपकी एक पुस्तक पब्लिश है, रिसर्च मेथड्स इन आयुर्वेदा, वैभव प्रकाशन, अमीना अमीनपरा चौक, रायपुर छत्तीसगढ़ से वो प्रकाशित है 2017 में। इसके सिवाय आपने चैप्टर्स इन द बुक, वो भी है आपका, जिस बुक का टाइटल है डाइटेटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड इंडोक्राइनोलॉजिकल चैलेंजेस इन एजिंग एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये पुस्तक में आपने एज अ चैप्टर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके सिवाय पबमेड रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स आपके बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ एक्सेप्टेड रिसर्च आर्टिकल्स यूजीसी अप्रूव जर्नल्स में है, वो भी आपके करीब करीब 21 है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप साथ साथ में जो आज का वर्तमान समय में जो कहा जाता है कि पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स में अपना योगदान सभी को नजर आए, तो इसमें भी आपका बहुत अच्छा योगदान है। और मैं दूसरा भी कहना चाहूंगी कि इसमें आपने एड ऑन उसमें इनवाइटेड लेक्चर्स भी आपके बहुत सारी जगह पे, वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस और पेपर प्रेजेंटेशन इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स। इसके साथ साथ ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस दिल्ली में भी आपने इनवाइटेड लेक्चर्स के लिए वहां भी आपका योगदान दिया है। बहुत सारी सीएमई में भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें वाराणसी में एज अ चेयरपर्सन, एज अ को चेयरपर्सन, बहुत सारी जगह पे आपने अपना उत्तरदायित्व निभाया है। इसके साथ साथ टीवी प्रोग्राम्स भी मैं देख रही थी कि आपने बहुत सारे ब्यूटी केयर और फीमेल डिसीज, सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम, पाइल्स एंड बैकएक, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आपका टीवी में भी प्रोग्राम्स
जो खासकर जी जागरण, साधना ऐसे वेरियस चैनल्स पर आए हुए हैं। तो वहाँ भी आप एक्टिवली जन जागरण का भी कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें से बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 2012 में आपको प्रोफेशनल रिकग्निशन अवार्ड मिला हुआ है और बहुत सारे सीएमई में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, वर्कशॉप में आपके पेपर प्रेजेंटेशन है। वो इन शॉर्ट में 33 से ज्यादा पेपर प्रेजेंटेशन है। तो मैं सभी को एक छोटा सा आपका एक परिचय यहाँ देने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ ऐसे विद्वान स्पीकर को विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। और आज के व्याख्यान के लिए मैं समझती हूँ आज का व्याख्यान का टॉपिक भी बहुत सुंदर है, कि जिसमें हम कई बार सोचते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस यूज्ड फॉर स्किन डिसीज। स्किन डिसीज के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियों का उल्लेख है, उसका रिलेटेड डायग्नोसिस का। तो मैं समझती हूँ कि आज का व्याख्यान बहुत सुंदर होने वाला है, जो हमारे बहुत सारे चिकित्सक को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं मददगार होगा। कि जैसे कि हमारे इस मंच का मैं उद्देश्य बहुत बार बोल चुकी हूँ, मगर एक बार और रिपीट करती हूँ, क्योंकि प्रत्येक समय कोई ना कोई नया व्यक्ति जुड़ता है। कि 2015 से इस व्याख्यान माला को स्टार्ट करने के समय एक उद्देश्य रहा कि हम बहुत अच्छे वैद्य निर्माण कर सके और भारतवर्ष के लोगों की कहीं ना कहीं आयुर्वेद के माध्यम से सुदृढ़ रूप से कहीं सेवा कर सके। तो ऐसे उच्च उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं, इसीलिए ये व्याख्यान माला निःशुल्क है। और मैं आज के स्पीकर सहित सभी स्पीकर्स का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देकर इस व्याख्यान माला के दीपक को अब तक प्रज्वलित रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस योगदान के लिए, यज्ञ में योगदान के लिए। और आज के लेक्चर्स के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका कार्य बहुत सराहनीय है मैडम। आप बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमारे आयुर्वेद के लोगों के लिए बहुत अच्छा भी हो रहा है और अच्छा भी होगा। मेरा जो टॉपिक है तो मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड स्लो कर देता हूँ अभी। जी हाँ जी, अभी शो नहीं हुई, होते होते रह गई। हाँ जी, अभी हो रहा है मैडम? अभी हाँ होने जा रही है, बस हो गई यस जी जी हाँ, डॉक्टर साहब। तो मेरा जो आज टॉपिक है थोड़ा सा बच्चों को मतलब हेल्पफुल रहेगा, क्लिनिकल ओरिएंटेड टॉपिक थोड़ा सा है। तो बेसिकली मैं एक रसशास्त्र और भविष्य कल्पना का आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा सा दवाई के ऊपर उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन का काम है, उसका टॉक्सिसिटी वाला काम है और उसका मोड ऑफ एक्शन जो दवाई का है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करता हूँ। तो आज मैडम के मतलब कहने के कारण मैं थोड़ा सा एक टॉपिक आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग स्किन डिजॉर्डर है, वो जितने भी दवाई हम लोग आयुर्वेद में यूज करते हैं स्किन के लिए, तो उसकी दवाई का एक्शन कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम जानते हैं कि मेरा स्लाइड स्लो हो रहा है ना बेटा? हाँ जी मेरा जी स्लाइड, जी 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 हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ। तो जैसे हम लोग अगर बात करते हैं स्किन डिजॉर्डर में, जैसे हम मॉडर्न में कोई भी स्किन डिजीज के बारे में बात फर्स्ट स्लाइड शो हो रहा है, आप फर्स्ट पे ही बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी सेकंड स्लाइड में चला गया मैडम, अभी सेकंड नहीं आ रही। सेकंड नहीं आया, मोड ऑफ एक्शन वाली फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है। एक, अभी सेकंड वाला आई मैडम? हाँ अब आ गई डॉक्टर साहब, आ गई। आ गई ना? ओके जी ओके। तो हमारा जो जितने भी स्किन डिजीज होता है, तो पहले अगर हम सोचें ओपीडी लेवल पे हम लोग जो पेशेंट देखते हैं, ओपीडी लेवल पे हम क्या देखें पेशेंट के लिए। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है ओपीडी लेवल पे, देखिए कोई भी स्किन डिजीज एक्चुअली उसके अगर हम पैथोलॉजी को देखते हैं तो मेनली 4 पैथोलॉजी हमें मिलता है, मतलब हमारा आयुर्वेद के हिसाब से भी और मॉडर्न के हिसाब से भी।
तो पहले तो जो भी स्किन डिजीज आता है, इधर उसके पास कोई इन्फ्लामेशन का, जैसे एपिडर्मिस या डर्मिस में कोई इन्फ्लामेशन होगा, तो हम उसमें सोच सकते हैं कि ये कोई एक्जिमा या डर्माटाइटिस या सोरियासिस का जैसे मतलब डायग्नोसिस भी मतलब उस तरह से जो होता है, उसमें क्या इन्फ्लेमेशन रहता है। और उसकी जगह हम पैथोलॉजी को देखेंगे तो ज्यादातर हम सोचेंगे जो भी सेल इन्फिल्ट्रेशन, मतलब जिसको हम कहते हैं जैसे WBC वाला जो सेल्स होता है उसमें इन्फिल्ट्रेशन होके वो आपके जो एपिडर्मिस या डर्मिस में इन्फ्लेमेशन करता है। तो आयुर्वेद में अगर इसको हम श्रोतदृष्टि के हिसाब से सोचेंगे तो ये ज्यादातर बीमार गमन में हम लोग इसको रख सकते हैं। और इसमें जो आयुर्वेद के हिसाब से हम सोचे कि जितने भी फॉर्मुलेशन है जो लघु गुण वाले होते हैं, मैं इसके बारे में आगे तो डिस्कस ज्यादा अच्छे से करूंगा, लेकिन जितने लघु गुण वाले फॉर्मुलेशन है ये ज्यादातर इसमें अच्छा काम करता है। फिर हमारा आता है सेकंड जो पैथोलॉजी होता है, एक होती है हाइपरप्लासिया। जैसे हाइपरप्लासिया मतलब जो भी सेबासिस एक्चुअली जो ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड्स में क्या है, कुछ ऑयल सिक्रीशंस होता है। जो ऑयल सिक्रीशन के अगर ज्यादा होता है, ज्यादा क्यों होता है, जैसे उसमें क्या होता है, जो लिपिड के जो बायोसिंथेसिस होता है उसमें मॉड्यूलेशन होकर वो ज्यादा सिक्रीशन होता है, तो हम उसको अति प्रवृत्ति में ले सकते हैं जैसे आयुर्वेद के हिसाब से। तो इस टाइप का जो पेशेंट आते हैं तो उसमें क्या है, हमें ऐसे योग को सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें रस रक्तगत जो स्निग्धता है उसमें वो डिक्रीज हो, या ऐसे फॉर्मुलेशन चूज करना चाहिए जो मार्गस्थ मेद के ऊपर काम करे। इस तरह से फॉर्मुलेशन हमें चूज करना चाहिए। तो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कौन से ऐसे फॉर्मुलेशन है। उस तरह से हाइपर केराटोसिस, एक हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा स्किन जो है थिकनिंग हो गया है, क्योंकि जो थिकनिंग होता है मेनली जो स्किन के जो केराटिन लेयर होता है, केराटिन लेयर में कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसमें होता है। इसको हम लोग मेनली जो इसकी जो पैथोलॉजी उसमें होता है, जो ब्लड वेसल उसमें क्लॉग्ड हो जाता है, क्लॉग्ड ब्लड वेसल, तो उसको हम आयुर्वेद में शिरा ग्रंथि ले सकते हैं और उसको हम इसे क्रोनिक एक्जिमा या जो कॉर्ब्स जैसे होता है ये सब चीजें उसमें ले सकते हो। इस टाइप के जो केसेस आते हैं तो हमें ऐसे फॉर्मूले चूज करना चाहिए जो उसमें जल महाभूत की दवाई हो या वाटर कंटेंट उस दवाई में ज्यादा हो और जो दवाई जो उस एरिया को सॉफ्टन करे। तो इस तरह से फॉर्मुलेशन क्या क्या है तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उस तरह से जो फोर्थ टाइप के पेशेंट हमारे पास आते हैं उसका एक्चुअली उसको कहते हैं जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, जो स्वीत्र या मेलानिन का इनकॉन्टिनेंस उसको कहते हैं। तो इस टाइप के जो फॉर्मुलेशन उसमें क्या है, डैमेज टू बेसल सेल, जो बेसल सेल्स होता है वो डैमेज होता है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम में हम क्या करना चाहिए, जैसे उष्ण और तीक्ष्ण वाले जो गुण वाले जो दवाई है या जो दवाई अग्नि को वृद्धि करता है या ऐसे दवाई जो रस और रक्त धातु को जो प्रॉपर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इस टाइप की फॉर्मुलेशन का हमें चूज करना चाहिए, या ऐसे फॉर्मुलेशन जो त्वचा का बेबरने को ठीक करता है। तो ऐसे क्या क्या फॉर्मूले हैं वो सब हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए ये स्किन की एक पैथोलॉजी में बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि एक तो 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे अगर किसी तरह से कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो जैसे एक्जिमा वगैरह हो गया या डर्माटाइटिस, इस तरह से केसेस हमारे पास आते हैं। सेबासियस ग्लैंड में अगर किस तरह से होता है, जैसे उसमें हम कहते हैं कि इससे हाइपर जो हम जैसे मैंने अभी बताया आपको हाइपरप्लासिया होता है सेबासियस ग्लैंड में। और जो बेसल मेम्ब्रेन जो नीचे वाला है वहां पे अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या है, स्वित्र टाइप का बीमारी, जैसे हम कहते हैं विटिलिगो या हाइपर पिगमेंटेशन, मेनारिन का जो इनकंटिनेंस होता है। और इसे जैसे और एक जो केराटिन लेयर जो है, यहाँ पे देखिए केराटिन लेयर है, वहां पे अगर किस तरह से कोई प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से हाइपरप्लासिया, जहां पे हम लोग का पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो हम लोग इसे कुष्ठ रोग की संप्रदाय देखते हैं। तो कुष्ठ रोग में क्या है, एक तो जैसे बात दोष जो है वो पहले क्या करता है, त्रय दोषों को दुष्ट करता है, ठीक है। तो अगर उसमें क्या होता है, फिर उसमें वो त्वक, रक्त और मांस और अंबु, इस तरह से चारों को दूषित करता है। पहले तो त्वक भी हम समझ पा रहे हैं, रक्त भी समझ पाते हैं, मांस भी समझ पाते हैं। अंबु जो है, अंबु क्या है, अंबु मतलब क्या है, जो बॉडी फ्लूइड्स, मतलब हम इसको कैसे समझें, जैसे जल जो होता है, जल जब जाता है शरीर के अंदर, जब उसके अंदर जो जठराग्नि का अगर उसके अंदर जैसे एंटिटी होता है तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है उदक में। जैसे जल, उदक, अंबु, क्लेद, इस तरह 4 चीज है। तो अंबु मतलब जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, जितने बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, जैसे स्पाइनल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड्स हो गया, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं वो ज्यादातर हम उसको अंबु लेते हैं। तो जठराग्नि के संस्पर्श आने पर उसको हम जल को उदक कहते हैं, और जो धात्वाग्नि के बाद संपर्क आता है उसको हम अंबु कहते हैं। अंबु है क्लेद, क्लेद मतलब क्लेद से मूत्र, मतलब मूत्र में जो निकलता है वो क्लेद है। तो मूत्र से क्लेद वाहनम जैसे कहा गया, अंबु क्या शरीर के अंदर रहता है। तो यहाँ पे वो
तो रक्त मांस अम्बुं च दुष्यन्ति, जो एक्चुअली जो कुष्ठ रोग का मेन संपत्ति ये है। तो हमारे ऐसे कौन से योग है जिसको हम लोग देने से ये सब चीजें हम लोग उसके बारे में जान पाएंगे। तो पहले हम लोग जानने से पहले योग का कैसे मोड ऑफ एक्शन, देखिए हमारा आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद जो है मेनली दो चीजों के ऊपर ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंस किया है कि कोई भी दवाई का फार्माको मतलब मोड ऑफ एक्शन जानना है तो उसका आपको फार्माकोथेरापेटिक एक्शन जानना चाहिए या क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए। देखिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल तो आज के दिन का है, जैसे कोई भी दवाई का जैसे हम इवैल्यूएशन करें, एविडेंस निकालते हैं, जैसे ये एविडेंस ये है तो उसको हम फार्माकोलॉजी में लेते हैं। क्योंकि फार्माकोथेरापेटिक्स में हम ये कह सकते हैं जैसे कोई भी दवाई का उसका रस पंचक के थ्रू या उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या डोजेस पर डिलीवरी सिस्टम डोज एडमिनिस्ट्रेशन हुए, तो इस तरह से अगर हम किसी दवाई का निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी दवाई का अगर हम मोड ऑफ एक्शन निकालेंगे तो ये सभी चीजें हमें आनी चाहिए। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है क्योंकि आयुर्वेद में क्या है, इसे कोई चीजें अच्छे से सीधा सीधा नहीं लिखा है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा क्रिटिकल आना चाहते हैं और सूक्ष्मता दर्शन करेंगे तो हमें सभी चीजें मिलेगा जो हमें मतलब हम जब ओपीडी लेवल पे पेशेंट को देखते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलता है। जैसे मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, देखिए ये सभी स्किन डिजीज का मैंने एक सिम्टम जैसे एक कुष्ठ का है, रुस्यजीव का है, दद्रु का है, सब सिम्टम लिखा है। तो इसको अगर हम देखते हैं, इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी सिम्टम कोई भी स्किन डिजीज में मिलता है, ठीक है, स्किन डिजीज में सिम्टम मिलता है तो उसको हम अगर उसको सूक्ष्म दर्शन करेंगे तो उसके 3 भाव उसमें मिलता है। एक उसमें द्रव्यात्मक भाव मिलता है, एक गुणात्मक भाव मिलता है, कर्मात्मक भाव मिलता है। द्रव्यात्मक भाव मतलब जो जठराग्नि के एंटिटी से जो भाव मिलता है इसको स्किन पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है कि मेरे को ना उच्छेद हुआ है या मेरे को मंडल हुआ है या मेरे को कंडू हो रहा है या कोई श्राव हो रहा है या उदर प्रदेश में गौरव लग रहा है या दाहा हो रहा है या अभिपाक हो रहा है, तो इसको मान लो कि यहाँ पे कोई जठराग्नि के लेवल पे ये बीमारी है और उसको हम जठराग्नि को अगर ठीक करना, देखिए आयुर्वेद में हमें पहले भी आप लोग थोड़ा सा जैसे जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए हमारा जो चिकित्सा है पूरा अग्नि की चिकित्सा है और हमें जो भी दवाई हम लोग ढूंढते हैं, हमें ऐसे दवाई ढूंढना चाहिए कि कौन सी दवाई जठराग्नि पे काम करेगा, कौन सी धात्वाग्नि पे करेगा और कौन सी महाभूताग्नि पे करेगा। क्योंकि जठराग्नि जो देखिए प्राण उदक जो अर्णव स्रोतस है, ये मेनली क्या जठराग्नि का जो विकृति में मेन कारण होता है। उसका जितने भी धात्वाग्नि रसवत्ताग्नि जितने स्रोतस है धात्वाग्नि का विकृति के कारण, और महाभूताग्नि का हम कहते हैं मूत्र वह स्रोतस, पुरीश्वर स्रोतस और श्वेतवर स्रोतस। यहाँ पे किस तरह से अगर कोई विकृति होता है तो हम इसको महाभूताग्नि का कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किन में जैसे मैंने बताया कंडू है तो आप अगर खाली जठराग्नि को ठीक कर देंगे तो पेशेंट का कंडू ठीक हो जाता है। जैसे उसमें मंडल हो रहा है, मंडल अगर जठराग्नि से ठीक हो सकता है, हमें कोई दवाई देने की आगे जरूरत नहीं है। लेकिन कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, बोल रहा है कि उसका जो बर्न है ऑरुण बर्न हो गया है, वो थोड़ा सा उसका पीड़का हो गया है या उसमें स्याबत आ गया है, तो वहां पे क्या आपको जठराग्नि के साथ वहां पे धात्वाग्नि को भी आपको चिकित्सा करना चाहिए। तो जठराग्नि के दवाई के साथ आपको धात्वाग्नि की भी दवाई आपको देना चाहिए पेशेंट को ओपीडी लेवल पे। और जैसे कोई पेशेंट आपको बोल रहा है कि मेरा स्वेद नहीं, जैसे एक कुष्ठ में जैसे वो स्वेदनम नहीं आता, स्वेद नहीं आता, तो वहां पे हमें सोचना चाहिए ये महाभूताग्नि का भी लेजन है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें महाभूताग्नि को भी ठीक करना चाहिए। ये एक जैसे हम चिकित्सा करते हैं, क्या हम लोग एक एक लेवल पे हमें चिकित्सा में शुरू करना है। देखिए अग्नि जो है, देखिए हम जो चिकित्सा होते हैं 2 तरीके की चिकित्सा, स्किन में हम मानते हैं एक तो सम्मन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा। सम्मन चिकित्सा का मतलब क्या है, जो अग्नि के द्वारा, मतलब जैसे कोई भी अग्नि है जठराग्नि के द्वारा अगर हमने उसका दहन करवा दिए, मतलब कोई भी हमने दवाई ऐसे दिए, जैसे कंडू हो रहा है, कंडू में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई दवाई देते हैं जिस दवाई से क्या है उसकी अग्नि बढ़ गया है, जैसे जठराग्नि ठीक हुआ, उससे क्या है उसकी जो दहन करने के कारण, तो उसको हम समन चिकित्सा करते हैं, जिससे हम लोग उसके जो समूर्छित मल है उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हमने कोई चिकित्सा मतलब समन चिकित्सा में क्या है, जैसे अग्नि का कारण जो है उसका दहन नहीं हो पाया, तो उसको निकालने के लिए आप शोधन चिकित्सा करना चाहिए। तो कोई भी सिम्टम होता है, अगर सिम्टम को हम इस तरह से 2 चीज में ले सकते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हाउ द मेडिसिन एक्ट्स, मतलब मेडिसिन कैसे, जैसे आयुर्वेद में चरक 26 में सूत्रस्थान 26 चैप्टर में लिखा है कि कोई भी दवाई है जो है
वो द्रव्य कारण भी कर सकता है, जैसे उसके जो ओन नेचर होता है, या गुण के कारण कर सकता है जिसको हम कहते हैं उस दवाई की क्वालिटी है, या द्रव्य गुण दोनों से भी कर सकता है, ओन नेचर क्वालिटी के कारण कर सकता है। यन कुर्बंती तत्वीर्यम, मतलब उसके जो मैनिफेस्टेशन है हम लोग उसको वीर्य के द्वारा हम जान सकते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिजीज जैसा हम होता है उसको वीर्य से जान सकते हैं। साइट ऑफ एक्शन, जैसे उस दवाई का किस साइट पे एक्शन हो रहा है, ये देखिए ये सब मॉडर्न में भी है और हमारा आयुर्वेद में भी है, लेकिन हम लोग उसको अगर थोड़ा सा दर्शन अच्छे से करेंगे हमें सभी चीजें मिलेगा। दवाई आमाशय में काम कर रहा है, पक्वाशय में कर रहा है, यकृत में कर रहा है, प्लीहा में कर रहा है, हृदय में कर रहा है, मणसूत्र, सब चीजें हमें निकल जाता है अगर हम उसका अग्नि को जान ले, उसके दोष कौन सा जान ले, उसके धातु पर कौन सा इफेक्ट करेगा, कौन से उपधातु में इफेक्ट करेगा। मैं एक एक करके बताऊंगा, थोड़ा सा आगे सब आएगा। जैसे यदा कुर्बन्ति सा कालः, मतलब टाइम, जैसे हम लोग कहते हैं लवंगाधिपत्य अष्टघटिका में काम करता है, या टाइम, जैसे तो सब चीजें आयुर्वेद में लिखा है। जैसे मोड ऑफ एक्शन, यथा कुर्बन्ति स उपाय, दवाई का मोड ऑफ एक्शन जो है उसके बारे में भी आयुर्वेद में सब, या साधयन्ति फलम, जो भी अचीवमेंट होता है। जैसे मैंने बताया कोई भी दवाई का, जैसे कोई भी डिजीज का सिम्टम भी द्रव्यात्मक, गुणात्मक और कर्मात्मक होता है, उसी तरह से कोई भी दवाई का जो मोड ऑफ एक्शन भी उसको अगर हम थोड़ा सा सूक्ष्म दर्शन करें तो वो भी हमें मिलता है कि द्रव्यात्मक भाग, गुणात्मक भाग, कर्मात्मक भाग। जैसे इसका मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास पिपली है, पिपली का जैसे बायोएक्टिव सब्सटेंस होता है, जिसको कहते हैं जो एक्टिव कंपोनेंट्स होता है, जो डिफरेंट स्रोतों में काम करता है या ऑर्गन्स में काम करता है, डिफरेंट आश्रय में काम करता है, उसको हम कहते हैं द्रव्यात्मक भाग। मतलब गुणात्मक भाग मतलब जैसे जो स्पेसिफिक स्रोतों में काम करेगा उसको हम कहते हैं गुणात्मक भाग, जो धात्वाग्नि एंटिटी से होता है, और जो उसकी जो क्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पिपली है, पिपली में जैसे पाइपर लेगुमेन है, वो जो है वो कौन से डिफरेंट स्रोतों में काम करेगा, वो अगर हो उसका अगर हम जानते हैं जठराग्नि एंटिटी से होता है, और उसी तरह से धात्वाग्नि एंटिटी और एक महाभूताग्नि एंटिटी से ये काम करता है। उसी तरह से और एक थर्ड प्रोसेस पे आता है, जैसे कोई भी फॉर्मूला है उसको अगर हम देखते हैं, जैसे चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट एक होता है, एक होते हैं सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे संजीवनी बटी है, बिडंगं नागरं कृष्णा पथ्यामल विधितकम, तो उसमें क्या है, जैसे हम लोग आरोग्य बदनी बट्टी के बारे में बात करें, रसगंध लोहाभ्रम सुल्लभस्म समासंकं, इसमें हम कहते हैं कि इसमें कुटकी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कुटकी है, या नीम के पत्ते का, जैसे ये भी कंफ्यूजन है, कुटकी ज्यादा है या नीम के पत्ते, क्योंकि नीम के पत्ते का अगर 7 बार भावना देंगे उसमें भी एक्स्ट्रा वैल्यू करीब करीब मिल जाएगा। तो एक दवाई में क्या होता है, एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और एक सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट को जो हेल्प करता है, जो सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, जो दवाई को हेल्प करता है उसको सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और उसके जैसे संजीवनी बट्टी है, उसके अंदर से बस्चनाभ है, उसके साइड इफेक्ट डालने के लिए उसमें टंकन डाला जाता है ज्यादातर में, जैसे जहां पे बस्चनाभ डाला जाता है वहां टंकन डाला जाता है, या जहां पे धतूरा डाला जाएगा, मतलब सभी दवाई का इस तरह से कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी इरेडिकेटिंग चीजें डाला जाता है फॉर्मूले में। उसके बाद कुछ ऐसे टू गिव नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन को जानने के लिए वो महाभूताग्नि हम कर सकते हैं। देखिए कोई भी, जैसे हम कहते हैं आहार का या कोई भी रोग भी होता है उसका एक मार्ग होता है, उसी तरह से औषध का भी जैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन होता है, उसके भी एक मार्ग है। जैसे पहले हम दवाई खाते हैं वो पहले कोष्ठ में जाता है, कोष्ठ में जैसे आमाशय में या पक्वाशय में जाएगा, वो दवाई का उसका मतलब साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो उसका है, मतलब कौन सा दवाई कोष्ठ में आमाशय में ऑब्जर्व होगा, कौन सा पक्वाशय में होगा, कौन सा इंटेस्टाइन में, सबका इसलिए मॉडर्न के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से हम देखेंगे, हम लोगों को करीब करीब सभी चीजें बुद्धि प्राप्त होगी कि कौन सी दवाई कहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जैसे आमाशय में दवाई जाती है, आमाशय के बाद क्या है वो मार्गस्थ रस में जाता है, मार्गस्थ रस में क्या होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है, एक स्थायी रस और एक पोषक रस। स्थायी रस क्या करता है, वो 24 धमनी के थ्रू हृदय से जैसे निकलता है वो हेयर फॉलिकल में जाता है, वहां पे वो काम करता है भाजक पित्त के थ्रू। जो पोषक रस होता है वो क्या करता है, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने महातिक्तिकृत का है, तो महातिक्तिकृत जो स्थायी रस है इस तरह से जाके 24 धमनी के थ्रू हृदय के थ्रू हेयर फॉलिकल में जाके काम करता है। उसका जो पोषक रस होगा वो क्या करेगा, वो गॉट के थ्रू जाके डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द बॉडी। तो उस तरह से वो फिर क्या करेगा, उसमें से जो 24 धमनी से जा रहा है उसका भी जो थानस धातु और मार्गस धातु के थ्रू जैसे स्पेसिफिक आशय में, जैसे सभी दवाई का कुछ कुछ स्पेसिफिक आशय होता है, कौन सी दवाई कौन से आशय में काम करता है वो भी हम निर्णय कर सकते हैं। हम अपना रस गुण विपाक और प्रभाव को देखेंगे, उसका अगर हम उसमें महाभूत निकाल सकते हैं, उसका अग्नि निकाल लेंगे, उसका धातु कौन से इफेक्ट करता है, किस उपधातु इफेक्ट करता है, वो हम अपने निकाल सकते हैं। एक एक चीज को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे।
तो मार्गज धातु में अगर जाएगा, फिर एक्चुअली क्या होता है, जो आपका जो मार्गज धातु से फिर क्या होगा, वो डिफरेंट जितने भी हमारा धातुएं हैं, जैसे रसाग्नि का रस धातु में, और जो रसाग्नि रत्ताग्नि जो हमारे जितने अग्नि है, ये क्या है, सभी धातुओं को पोषण कराता है। तो एक्चुअली हमारा आयुर्वेद में हम लोग जानना चाहिए रसाग्नि है क्या, ये रक्ताग्नि है क्या। उसके बाद जैसे शाखा में पक्का से तो शाखा में, फिर अंग में, फिर उपांग में, फिर मर्मर संधि में जाके उसकी वो अपना इफेक्ट दिखाता है। फिर हम लोग जानना चाहिए जैसे मैंने बताया कि यह रसाग्नि में जाता है। देखिए कोई दवाई जैसे स्किन में काम कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि दवाई स्किन में काम कर रहा है, मतलब रस धातु के ऊपर जैसे रसाग्नि में काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि जैसे एक्जिमा है, जैसे आपका लिपिड में जहां पे प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं, इसका मैंने जब उसका एनालिसिस करा, जैसे कि जैसे रस धातु का कर्म क्या है, प्रीणन कर्म है, तो हम प्रीणन कर्म कौन है, रसाग्नि करता है। तो रसाग्नि है क्या, रसाग्नि का अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, जैसे इंसुलिन या थायरॉक्सिन या ग्लूकागन या जो आपके थायराइड हार्मोन्स बढ़ा है, पैनक्रेटिन या थायराइड हार्मोन्स है, इसकी जो अगर कर्म को देखेंगे, ये ज्यादातर कर्म जो है प्रीणन कर्म करता है। इसमें हम जानते हैं कि जैसे कोई दवाई अगर आपका मतलब रस धातु में काम कर रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग कह रहे थे कि जैसे जो बेसल मेम्ब्रेन, जिसमें हम लोग कहते हैं कि रस धातु और रक्त धातु अच्छे तरह से नहीं बनता है, जैसे हम लोग छिद्र बड़ा होता है, या कोई भी स्किन डिजीज जिसमें अरुण वर्ण आ गया, या कोई भी व्हाइट कलर का आ गया, जैसे कलरिंग डिफरेंस होता है, तो वहां पे हमें ऐसे दवाई देनी चाहिए जो स्थानस्थ रस में काम करे या मार्गस रस में काम करे। स्थानस्थ रस मतलब हम उसको ले सकते हैं प्लाज्मा, मार्गस रस मतलब हम उसको ले सकते हैं ब्लड शुगर और फैटी एसिड। मतलब जो दवाई जो इंग्रेडिएंट आपके प्लाज्मा में काम करेगा वो स्थानस्थ रस में काम करेगा, जो इंग्रेडिएंट आपके फैटी एसिड में या ब्लड शुगर में काम सॉरी वो आपके मार्गस में काम करेगा। उसी तरह से रक्त धातु में हम कहते हैं रक्ताग्नि, जैसे इसका जो मेनली जो कुष्ठ में ये 4 रस रक्त और मांस मेद, जैसे रक्ताग्नि है। रक्ताग्नि मतलब हम अगर इसके जो जीवन कर्म है, जैसे इरिथ्रोपोइटिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, इंटरल्यूकिन 3 हो गया, ये जो सिक्रेशन किडनी से या थायराइड से होता है, ये इसमें भी ये जितने भी है ये सब जीवन कर्म करता है। और इसको अगर थोड़ा सा फाइन ट्यून करें तो इसमें जो स्थानस्थ रस जो है इरिथ्रोसाइट्स को मान सकते हैं, और जो मार्गस रस है हम उसको हेमोग्लोबिन कह सकते हैं। और जो लेपन कर्म है उसे मांसाग्नि हम कहते हैं, जैसे मांसाग्नि कारण हो रहा है, जो उसमें जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, केमोट्रिप्सिन हो गया, कोलाजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, रेगुलेट्स प्रोटीन, ये जिसमें कार्बोक्सीपेप्टिडेज उसका स्थानस्थ रस मान सकते हैं, मार्गस रस जो है प्रोटीन जो मान सकते हैं। उस तरह से मेदोग्नि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, ये ग्लूकोकोलेस्ट्रॉल, ये सब जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अस्थि का भी ऐसे है। अब फिर आते हैं हम लोग जो द्रव्य का कार्यकारी कैसे करते हैं। कोई भी द्रव्य जो है उसका मेनली रसगुण और वीर्य विपाक और प्रभाव। देखिए रस से हमें पता क्या चलता है, कोई भी दवाई का रस को अगर हम लोग जैसे रस द्वारा जो रसनेन्द्रिय ग्राह्य करता है, उसका हमारे जो पंचभौतिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उससे पता चलता है। क्योंकि हम बिना पंचभौतिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम उसका किस धातु में काम कर रहा है, किस स्रोतस में काम कर रहा है, किस अग्नि में काम कर रहा है, निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रस और गुण जो है इसका महाभूताग्नि, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुण और वीर्य जो है ये मेनली धात्वाग्नि से रिलेटेड जितने है वहां पे काम करता है, और विपाक जो है मेनली जठराग्नि, और प्रभाव जो है वो हर जगह काम करता है। आगे मैं अभी बताता हूँ। जैसे देखिए ये सभी चीजें हमें पता, जैसे कोई भी फॉर्मूला का हमें जानना चाहते हैं मोड ऑफ एक्शन, तो हम उसका रस गुण विपाक पता चलना चाहिए, प्रभाव बताना चाहिए, वो किस आश्रय में काम करते हो पता होना चाहिए, किस धातु में, जैसे हम लोग कह सकते हैं ये मार्गज धातु में कर रहा है, स्थानस धातु में कर रहा है, या मार्गज रस में कर रहा है, स्थानस रस में कर रहा है, ये भी हमें आना चाहिए। स्रोतोस में भी जैसे 13 प्रकार के स्रोतोस है, तो उसमें उत्पादक स्रोतोस में कर रहा है या प्रवर्तक स्रोतोस में कर रहा है, ये भी हमें आना चाहिए। उपधातु में जैसे हमें इसमें जैसे रिलेटेड त्वचा है, त्वचा में मैंने जैसे 4 पैथोलॉजी बताया, जैसे हाइपरप्लेसिया होता है, हाइपरकेराटोसिस होता है, या इन्फ्लेमेशन होता है, या इसमें हम लोग जैसे मेलानिन कंटिन्यूस, इसमें किस में काम करेगा ये भी हमें जाना चाहिए। और वो फॉर्मूला जठराग्नि में काम कर रहा है या धात्वाग्नि काम कर रहा है, ये सब चीजें हमें जानना चाहिए। उसके बाद जैसे हम लोग अगर जान लेंगे कि कौन सी महाभूत की ड्रग इसके अंदर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी महाभूत की ड्रग इसके अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं इसका जैसे पृथ्वी महाभूत तो खरत्व कर्म करता है। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, अगर हमारे पास ऐसे फॉर्मूले जो पृथ्वी महाभूत वाले हैं, इलास्टिसिटी कम हो रहा है या पिगमेंटेशन कम हो रहा है, रिंकलिंग ज्यादा हो रहा है, रफनेस ज्यादा आ रहा है, ड्राइनेस ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे आप पृथ्वी महाभूत में द्रव्य दे दीजिए। आकाश महाभूत द्रव्य जो है जहां पे आपको लग रहा है कि सर्कुलेशन कम हो रहा है, स्किन की क्वालिटी टेक्सचर कम हो रहा है, स्किन एक्जिमा जैसे भी, तो वहां पे आकाश महाभूत द्रव्य देंगे तो आपको जल्दी ओपिड लेवल पर आपको रिजल्ट मिलेगा।
उससे जल महाभूत के द्रव्य जैसे बायो लिपिड बायोसिंथेसिस जैसे होता है, जैसे हम लोग जिसमें जैसे एक्जिमा वगैरह में या सोरियासिस वगैरह में होता है, तो वहां पे जहाँ पे स्निग्धता थोड़ा चाहिए, जैसे अग्नि महाभूत द्रव्य है, तो जहाँ पे आपको जैसे स्वित्र वगैरह है जहाँ पे उष्ण द्रव्य की बहुत जरूरत होती है, तो वहां पे जैसे पेन हो रहा है तो वहां पे आपको पेन में जैसे बहुत सारे स्किन में आगे बताऊंगा, जैसे वायु महाभूत है, जैसे न्यूरल डैमेज हो गया, मोटर डैमेज हो गया, तो इस तरह से हम अगर पता चल जाएगा ये दवाई जो है किस महाभूत की दवाई है, तो हम इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद हम कैसे जाने, जैसे हम लोग जान लें कि दवाई जो है वायु और अग्नि महाभूत की दवाई जानेंगे कैसे, जानेंगे हम रस और गुण से। तो अगर वायु अग्नि जान लेंगे तो ये जठराग्नि पे काम करेगा। अगर ये हम जान लेंगे ये जो फॉर्मूला है ये जल पृथ्वी और अग्नि वायु महाभूत का है, तो ये धातु अग्नि में काम करेगा। और ये हम जान लेंगे ये जो फॉर्मूला है अग्नि जल और पृथ्वी महाभूत का है, तो ये महाभूत अग्नि में काम करेगा। उस तरह से रस का भी है, जैसे पृथ्वी जल वाला है, मधुर रस है, तो हमें महाभूत निकालना बहुत जरूरी है। हर दवाई का हमें महाभूत आना चाहिए, कौन सी महाभूत का, जैसे कटुरस वाला द्रव्य है क्या काम करेगा स्किन में, जैसे गुण में भी जैसे जितने भी गुण है वो भी उसका भी, जैसे गुरु गुण वाले द्रव्य आपके पास है, या जैसे कोई इंग्रेडिएंट है जैसे पंचतीर्थ घृत गुल है, उसमें कितने फॉर्म, जैसे लघु वाले फॉर्मुलेशन, लघु गुण वाले जो उसमें इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो वायु पृथ्वी महाभूत का है। तो पृथ्वी महाभूत मतलब इसका इफेक्ट जो है आपका इलास्टिसिटी से इरेगुलर पिगमेंटेशन में इसमें सब में काम करेगा। तो हमें जानना चाहिए कौन सी महाभूत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सभी चीजें आगे कर सकते हैं। उसके बाद हमें जानना चाहिए जो दवाई है भूताग्नि में काम कर रहा है या जठराग्नि में काम कर रहा है, धातु अग्नि में काम कर रहा है। उसके बाद और एक चीज हमें जानना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं ये दवाई संचय अवस्था में काम करेगा या प्रकोप अवस्था में काम करेगा, या जो स्थान संचय में करेगा या व्यक्त अवस्था में करेगा, इसको भी जानने का तरीका है। क्योंकि हम जैसे हमारे पास ओपीडी वाला पेशेंट आता है, उसका स्किन का कंडीशन में हमें जानना चाहिए दवाई में संचय अवस्था में दे सकते हो, पेशेंट का संचय अवस्था में आपको डाउट हो रहा है, या प्रकोप अवस्था में पेशेंट आपके पास आया, या स्थान संचय में आया, व्यक्त में आया, भेद में आया। तो जैसे कोई दवाई का वीर्य और प्रभाव ज्यादा है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो वो व्यक्त अवस्था में काम करेगा। जैसे गुण का प्रिडोमिनेंस उस परसेंटेज जब ज्यादा है तो आपका प्रसर अवस्था में काम करेगा, और रस और विपाक अगर ज्यादा है परसेंटेज उसमें, तो संचय और प्रकोप अवस्था में काम करेगा। ये मतलब कॉन्सेप्ट है। उस तरह से कोई भी दवाई का कर्म भी आपको जानना चाहिए। कर्म मतलब जैसे दो प्रकार, एक होते हैं आगोनिस्ट कर्म, एक होते हैं एंटागोनिस्ट। आगोनिस्ट मतलब जो मॉलिक्यूल जो है एक्टिव टारगेट के साथ जुड़ जाता है और वो और लोगों को भी आना देता है, जैसे बृहन कर्म हो गया, समन कर्म हो गया, दीपन कर्म, ये सब जो कर्म होता है उसको कहते हैं आगोनिस्ट कर्म। तो हमें जानना चाहिए कि जो फॉर्मूला मेरा है ये आगोनिस्ट ज्यादा कर रहा है या एंटागोनिस्ट कर रहा है। एंटागोनिस्ट मतलब जो स्पेसिफिक कर्म करता है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल जैसे टारगेट में मतलब जुड़ता है और लोगों को बाइंडिंग करने नहीं देता है। जैसे पीड़न कर्म मतलब पीड़न कर्म करेगा, दहन कर्म मतलब दहन कर्म करेगा, विलयन कर्म मतलब, इस तरह से हमें सोचना चाहिए। उस तरह से आपको स्रोतोस भी जानना पड़ेगा कि ये जो दवाई है किस स्रोतोस में काम करेगा, प्राणभय करेगा, उदक भर करेगा। कैसे जानोगे? स्रोतोस विध लक्षण से जानेंगे, क्योंकि संहिताओं में क्या है उन्होंने स्रोतोस के विध लक्षण बता दिए हैं। जैसे कंडू हो रहा है तो रक्तबोध स्रोतोस का वो व्याधि है, तो हमें रक्तबोध स्रोतोस मतलब उसकी जो आशय है जकृत प्लीहा को हमें ठीक करेंगे तभी वो रक्तबोध स्रोतोस ठीक हो जाएगा। तो हमें ये सब चीजें जानना चाहिए। फिर हम आते हैं फॉर्मुलेशन में। थोड़ा सा टाइम लगेगा मैडम उसमें, जैसे फॉर्मुलेशन में हम आते हैं तो नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है डॉक्टर साहब, इतना अच्छा नॉलेज का एस्पेक्ट आप बता रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा डॉक्टर। धन्यवाद। हाँ, मैं थोड़ा सा नया चीजें थोड़ा सा बच्चों को मैं इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कुछ समझाने में। जी डॉक्टर। देखिए हम लोगों के पास जितने फॉर्मूले संहिता में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले डिस्क्राइब मिलता है, बहुत सारा कषाय भी मिलेगा आपको, बहुत सारे चूरन मिलेगा, बहुत सारे बट्टी गुट्टी का मिलेगा, बहुत सारे घी मिलेगा, ऑयल मिलेगा, आशवरिष्ठ मिलेगा, भस्म मिलेगा, रसयोग मिलेगा, रसायन मिलेगा, लेप, जैसे हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक और ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल अप्लाई करते हैं जैसे लेप हो गया, स्नान हो गया, अभ्यंग हो गया। तो ये सभी जितने फॉर्मूला हम देंगे कैसे? देखिए एक तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोई दवाई का जैसे नीम है, नीम का हम कल्क बनाएंगे और नीम का चूरन बनाएंगे, आपका उसका इफेक्ट अलग आएगा। ये मान के चलिए नीम का सोरस निकालेंगे और नीम का कल्क बनाएंगे, नीम का चूरन बनाएंगे तो अलग इफेक्ट आएगा, उसका क्वाथ बनाएंगे तो उसका अलग इफेक्ट आएगा।
हम लोग चाहते हैं नीम हो गया, नीम का हम कभी भी किसी तरह से किसी भी डोजेस पर हम दे दें तो वो इफेक्ट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इससे कारण भी है। जैसे सोरस है, आप अगर नीम का सोरस निकाले तो उसमें जो जलमहाभूत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें आ जाता है। नीम का अपने कल के बनाए तो उसमें पृथ्वी और जल महाभूत के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें आएगा। नीम का चूर्ण बनाए तो पृथ्वी महाभूत के कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें आएगा। तो हमारे जो आयुर्वेद में जितने भी डोजेस पर है, बड़ा क्लासिकल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। जैसे हम लोग जानना चाहिए कि जब हम लोग कोई डोजेस हम दे रहे हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को हमने बट्टी दे रहे हैं, तो बट्टी कौन से महाभूत का है हमें जानना चाहिए। जैसे उसमें अग्नि महाभूत और आकाश महाभूत, और उसमें जैसे ये चीजें अगर आपको लाना है जैसे देखिए आज के दिन में क्या है, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी इंग्रेडिएंट हो, उसकी स्ट्रक्चर मायने करता है। ये मॉडर्न वाले भी आज के दिन में जो फॉरेनर जितने भी काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो लोग भी मान चुके हैं स्ट्रक्चर जो है हमारा बॉडी में जाके वो काम करता है। हमारा आयुर्वेद में उन्होंने क्या किया है, उसको महाभूत के कंसेप्ट से बताया है। और महाभूत जो है हर दवाई का महाभूत, जैसे मैंने अभी नीम का बताया, उस तरह से जैसे अर्जुन खीरपा का बनाए, अर्जुन का अगर आप चूर्ण बनाएंगे, अर्जुन का खीरपा का बनाएंगे तो उसकी अलग प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि खीरपाक में क्या है, उसमें जो आकाश महाभूत और अग्नि महाभूत के जितने भी इंग्रेडिएंट होगा उसमें आ जाएगा। लेकिन अर्जुन का अगर आप चूर्ण बनाएंगे खाली पृथ्वी महाभूत में द्रव्य आएगा। तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट आता है हमारे पास तो हमने क्या उसको अर्जुन का चूर्ण खिला रहे हैं, तो वो इफेक्ट नहीं आता। जब उसको अर्जुन का खीरपा खिलाएंगे तो इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से सभी चीजें है, इस पर डिस्कस करने टाइम लगेगा, मैं आगे चलता हूँ। हम लोग एक एक फॉर्मूला पकड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचतिक्ते घृतगुग्गुलो, मैंने बताया पंचतिक्ते घृतगुग्गुलो हम कैसे दें, कहाँ पे दें। देखिए पंचतिक्ते घृतगुग्गुलो करीब करीब 22-23 इंग्रेडिएंट है। जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, पंचकृत्य लघु गुण वाले जो इसमें इंग्रेडिएंट है बहुत ज्यादा मिलता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई पेशेंट इन्फ्लेमेशन वाला आता है, स्किन में इन्फ्लाम्ड है, मतलब एक्जिमा हो रहा है, डर्माटाइटिस हो रहा है, जैसे स्किन इन्फ्लाम लग रहा है आपको, तो वहां पे आप उस फॉर्मूले को दीजिए, आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। अगर उसमें देखेंगे, उसमें वायु महाभूत जो है उसमें मतलब 82% जो इंग्रेडिएंट उसमें वायु महाभूत और पृथ्वी महाभूत के भी 72% है। इसका मतलब क्या है, वायु महाभूत मतलब उसमें जैसे पेरिफेरल न्यूरल डैमेज या इस तरह से कोई, जैसे आपको न्यूरॉन में कोई इस तरह से आपको लग रहा है, या जैसे आपको लग रहा है कि उसमें कोई स्किन में लॉस, जैसे स्किन में सेंसेशन लॉस आपको लग रहा है, तो वहां पे आपको पंचतिक्ते घृत काम करेगा। जैसे दोष है, जैसे बात कफ दोष नाशक, इसमें जो इंग्रेडिएंट है 50% ऑफ इंग्रेडिएंट उसके अंदर जो बात कफ दोष नाशक है, कफ पित्त दोष नाशक उसमें 25 में। बात कफ मतलब जैसे हम लोग कहते हैं जैसे पुंडरी कुष्ठ हो गया, तो वहां पे आप अगर उसको देंगे तो आपको काम करेगा। जैसे कटुरस वाले द्रव्य, जैसे उदर्द में कटुरस ज्यादा अच्छा करेगा, जैसे अर्टिकेरिया हो रहा है तो उसमें आप दे सकते हैं पंचतिक्ते को। धातु में जैसे कौन से धातु में ज्यादा काम करेगा, जैसे हम अगर उसको एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने बताया इसमें लिखा है मैंने, स्थानस्थ रस में 65% काम करेगा, स्थानस्थ रक्त में 55%, उसमें मार्गज रस में 55%, मार्गज मांस में 58%। इसका मतलब क्या है, ये जो दवाई है मतलब प्लाज्मा में कोई विकृति हो तो वहां पे आप दे सकते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, स्थानस्थ मतलब इरिथ्रोसाइट में कोई विकृति हो, उससे कारण कोई अगर स्किन डिजीज हो रहा है उसमें दे सकते हैं। मार्गज रस मतलब आपका फैटी एसिड या ब्लड शुगर से रिलेटेड कोई स्किन डिजीज हो रहा है तो उसमें आप दे सकते हैं। मार्गज मांस मतलब जो आपके प्रोटीन से रिलेटेड कोई बीमारी हो रहा है तो उसमें आप उसको दे सकते हैं। उस तरह से वीर्य, जैसे इसमें ज्यादातर उष्ण वीर्य वाले द्रव्य उसमें ज्यादा है। उष्ण वीर्य मतलब क्या है, ये दवाई जो ज्यादातर मतलब उष्णता लाता है, मतलब इसका मतलब जैसे भिटिल्गो हो गया या चित्र बड़ा हो गया, इसमें आप ज्यादा उसको प्रयोग करो तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसे हम कहते हैं धात्व, ये जो दवाई है मेरे लिए धात्वग्नि, मतलब इसका मतलब ये पक्वाशय से आगे की जैसे कोई बीमारी होती है, मतलब शाखा से अगर कोई बीमारी आपको लग रहा है या आपका आमाशय ठीक है लेकिन पक्वाशय विकृति है, तब भी आपको ये दवाई अच्छा काम करेगा। उसके बाद इसके शॉर्ट क्रियाकाल में अगर सोचेंगे, ये व्यक्त अवस्था में ज्यादा, कैसे व्यक्त अवस्था में काम करेगा ये भी दिमाग में आता है। कैसे करेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया जैसे वीर्य जिसमें ज्यादा प्रीडोमिनेंस है, जैसे आप देखेंगे इसमें रस और वीर्य और उसके मतलब उसका गुण अगर देखेंगे, ज्यादातर जो उसकी जो प्रीडोमिनेंस है जो ड्रग का, इसमें वीर्यता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका व्यक्त अवस्था में इसको अगर देंगे तो ज्यादा प्रकोप अवस्था है, प्रसर अवस्था ज्यादा व्यक्त अवस्था में काम करेगा। उस तरह से कटु विपाक वाला मतलब उदर इस तरह से वो काम करता है। फिर ये कौन सा आश्रय में काम करेगा, ये कैसे निकालेंगे, ये आपका स्रोतों से निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो उसकी जो डिजीज, आप अगर इसके इंग्रेडिएंट को देखेंगे,
ये ज्यादातर जो यकृत प्लीहा वाले जैसे आशय है उसमें करीब 35% इंग्रेडिएंट्स के अंदर है। आमाशय पक्कस है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है आमाशय का विकृति भी है और उसको पक्कस का विकृति है, तो आप उसको पंचतत्व बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद इसका अगर हम उपधातु सोचेंगे, कौन से उपधातु, जैसे हम स्किन में, जैसे मैंने 4 कारण बताया था, हाइपरप्लासिया हो या केराटिनाइड हाइपर केराटिनिन जैसे हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया या मेलानिन, तो मेलानिन में ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास सूत्र वगैरह का आता है तो उसमें भी आप पंचतत्व दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये सब चीजें क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या है, जैसे आप अगर उसका स्वतः दृष्टि देखेंगे, जो जो संघ वाले हैं, संघ मतलब जहां पे आपका मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहला स्लाइड मैंने आपको बताया था, संघ जो है संघ का जो पैथोलॉजी जो है इसमें जैसे मेलानिन वगैरह जो होता है, मेलानिन का इनकंटिनेंस वगैरह जो होता है वो संघ पैथोलॉजी में जाता है, तो उस टाइप के केसेस में ये आपको अच्छा काम करेगा। फिर हम आते हैं खदेरारिस्ट में। खदेरारिस्ट जो ऐसे इंग्रेडिएंट है, देखिए बहुत सारे फॉर्मूला है, मैंने कोशिश किया 4-5 फॉर्मूले के बारे में बताने के लिए, लेकिन फॉर्मूले बहुत हैं। तो ये भी फॉर्मूला जैसे आप उसका गुण वगैरह देखेंगे, ये 50 लघु गुण, तो ये भी इन्फ्लेमेशन दे सकते हैं। पंचभूत देखेंगे तो ये पित्त मतलब वायु महाभूत के ज्यादा है, तो इसका मतलब जहाँ पे सेंसेशन, या पृथ्वी महाभूत जहाँ पे इलास्टिसिटी बड़ा, या स्किन में जहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, इस तरह से केसेस में आप उसको दे सकते हैं। ये तो क्या फार्माकोडायनेमिक है। फार्माकोकाइनेटिक भी है, जैसे हमने अगर कहते हैं कि कटु रस वाले हैं, जैसे सुष्ट बिन्मुत्र, बद्ध बिन्मुत्र, आप उस कंसेप्ट से भी ये दवाई कोष्ठ में काम करेगा, या उसके जैसे हम लोग जो फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये दवाई जो है कोष्ठ में 70% ऑब्जर्व होगा। स्थानस्थ रस में ये ज्यादातर थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये मतलब प्लाज्मा लेवल पे काम अच्छा करेगा। और मेटाबॉलिज्म उसका जो जैसे विपाक है, विपाक के कारण ये 70% इसका अच्छा रिजल्ट मतलब मिलता है। और इसका जैसे कटु विपाक है तो ये था जो जैसे सुष्ट बिन्मुत्र, जैसे हम लोग 30% इसमें एस्ट्रिक्ट होगा। तो इस तरह से हम हर फॉर्मूले के निकाल सकते हैं। जैसे सारीवाद्य सब है, सारीवाद्य सब आप देखेंगे इसमें भी ज्यादातर प्रेडोमिनेंस लघु गुण वाले हैं, और इसमें जैसे वायु पृथ्वी महाभूत के दबा है, संघ वाले पैथोलॉजी का है इसमें। तो हमें क्या है, हमें पता चलना चाहिए मेरे पास जो पेशेंट है इन्फ्लाम्ड है, या उसका केराटिन जैसे उसको थोड़ा सा केराटिनल लेयर में कोई खराबी है, या उसको बीमार गमन हुआ है, या उसका मतलब एक्जिमा, सोरियासिस जैसे इस टाइप का डिजीज में इन्फ्लेमेशन रहता ही रहता है, तो वहां पे लघु गुण वाले फॉर्मूले देना चाहिए। या जैसे आपको लग रहा है कि ये जठराग्नि विकृति, इसमें जैसे धात्वाग्नि, जैसे आप लोग जैसे पेशेंट आता है हमारे पास बहुत ज्यादा कंडू होता है या बहुत ज्यादा मंडल टाइप का होता है, तो उस समय भी आप उसको सारीवाद्य सब इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धात्वाग्नि पर 90% ऑफ इंग्रेडिएंट्स में धात्वाग्नि में काम करता है। और उसमें मार्गज रक्त में ज्यादातर काम करता है यार। मार्गज रक्त में मतलब ये मेनली हेमोग्लोबिन, जैसे बहुत सारे स्किन डिजीज होता है जहाँ पे हेमोग्लोबिन की बहुत सारी डिस्टर्बेंस रहती है। और ये जो फॉर्मूला है मेनली हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया मतलब जहाँ पे सेबासियस ग्लैंड की सिक्रेशन ज्यादा आ रहा है, तो सेबासियस ग्लैंड का सिक्रेशन ज्यादा आ रहा है मतलब वहां पे आपको ऑयली मिलेगा, तो उस टाइप की चीजें में आपको वो इसको दे सकते हैं। इसमें सभी फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी आपको आरोग्यवर्धन पट्टी के बारे में बता रहा हूँ, बहुत कॉमन दवाई है, हम लोग बहुत यूज करते हैं। आरोग्यवर्धन पट्टी का अगर हम उसको देखें, जैसे ये मेनली त्रिदोषज्ञ ज्यादा मतलब और कफ पित्तज्ञ जो कुष्ठ में जैसे जैसे सिद्धम कुष्ठ हो गया, या ये सब चीजों में आप उसको दे सकते हैं। या रस धातु का जैसे विकृति हो रहा है वहां पे आपको उस आरोग्यवर्धन दे सकते हैं। धातु अग्नि में जैसे अगर विकृति हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जो समझते हैं कि सभी दवाई सभी, नो डाउट सभी एक फॉर्मूले में करीब करीब 25-30 इंग्रेडिएंट होते हैं, इसका मतलब नहीं कि हर दवाई सब में काम करेगा, लेकिन हम इसका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा कि ये अगर 26 इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, कितने इंग्रेडिएंट है जो धातु अग्नि में काम करता है। जैसे आरोग्यवर्धन पट्टी है, अगर आपको महाभूताग्नि 70 मतलब अगर कोई विकृति है, धातु अग्नि के कोई ज्यादा विकृति पेशेंट आपका आता है, तो आप उसको दे सकते हैं, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अति प्रवृत्ति जैसे हम लोग कह सकते हैं, अति प्रवृत्ति मतलब जो हम लोग बहुत ज्यादा सिक्रेशन, जैसे हम लोग कहते हैं हाइपरप्लासिया, अति प्रवृत्ति जैसे होता है, तो उस टाइप के पेशेंट में आप उसको दे सकते हैं। और ये मेनली देखिए आरोग्यवर्धन पट्टी पे हम लोग देखिए स्टार्टिंग हम देते हैं, ज्यादातर हम ओपीडी लेवल पे देते हैं। तो इसको क्या है, व्यक्त अवस्था में ज्यादा अच्छा नहीं काम करेगा इन कंपेयर टू संचय प्रकोप। अगर पेशेंट आपके प्रकोप अवस्था में आ रहा है, देखिए ये भी एक बात जैसे क्या होती है, कोई भी व्याधि होती है, कोई भी बीमारी होती है ना, उसका विकार अवस्था, एक रोग अवस्था और एक व्याधि अवस्था होता है। विकार अवस्था मतलब दोष, देखिए दोष का बड़ा वृद्धि क्षय होता है, या धातुओं का वृद्धि क्षय होता है, या स्रोतोष, देखो तीनों चीजें होती है। आइधर दोष की वृद्धि क्षय होगा, उसके बाद वो धातु में पड़ेगा, फिर धातु से स्रोतोष में जाएगा, फिर वो
व्यक्त अवस्था में आ जाता है। तो हमें आर्द्रवर्धन भट्टी को उस समय देना चाहिए जैसे संचय प्रकोप अवस्था में देना चाहिए। फिर आता है हमारा महातिक्त घृत, तो ये भी ऐसा ही है, ये मेनली जठराग्नि में ज्यादा अच्छा काम करता है महातिक्त घृत। तो जैसे गंधक रसायन हो गया, ये गंधक रसायन भी आपका कफपित्त में धातु में काम करता है। फिर हम आते हैं एक एक सिम्टम के ऊपर आते हैं। देखिए बहुत सारे फॉर्मूला है, इसको अगर कभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें मेनली सिम्टम जानना चाहिए, कौन से सिम्टम है, किस टाइप की चीजें हमें देना चाहिए। जैसे आपके पास पेशेंट आता है, जैसे हम कहते हैं आयाम खराब हो, स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन हो रहा है, तो देखिए कोई भी अगर जैसे उसका जैसे एक तो संसर्गज कारण विप्रकृष्ट कारण होता है। अगर हम संसर्गज कारण को लेते हैं तो रसोत्तोष के जो विकार है, जैसे अगर हम देखेंगे इसमें वातिक कुष्ठ हो गया, त्वक कुष्ठ हो गया, वातिक विसर्प हो गया, वातिक व्रण हो गया, तो इसमें क्या होता है, जैसे वातिक कुष्ठ है तो रस रक्तगत स्निग्धता को अगर काम करेंगे तो आपको मतलब बढ़ाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो दवाई काम करता है, जैसे आपका ये पंचतिक्त हो गया, ये पंचतिक्त घृत हो गया, या दशांग लेप हो गया, ये सब अच्छा काम करेगा। जैसे त्वक स्थित कुष्ठ हो गया, यहाँ पे भी आपको वही चीज है, इसमें भी वही चीज काम करेगा। ये सब में क्या है, स्ट्रेचिंग होता है। जैसे वातिक विसर्प हो गया, बात देखिए विसर्प वगैरह में क्या होता है, और चीजें आपको थोड़ा सा भूनिम्बादी क्वाथ या निम्बादी क्वाथ वगैरह देना चाहिए विसर्प का अगर आपको लग रहा है, क्योंकि विसर्पण जैसे होता है तो उसमें रक्त का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहां पे आपको पंचतित घृत गंधक रसायन सद्धोत घृत बरा देने के साथ साथ आपको थोड़ा सा क्योंकि भूनिम्बादी क्वाथ और निम्बादी क्वाथ बरा जो इंग्रेडिएंट है वो ज्यादातर वातिक विसर्प में अच्छा काम करता है, या वातिक व्रण में जहां पे आपको थोड़ा सा स्निग्धता या उसको कम करना चाहिए, तो जो दवाई आपका मार्गज मांस में काम करता है वो दवाई आपको चूज करना चाहिए। जैसे सतधोत घृत हो गया, दशांग लेप हो गया, आर्द्रवर्धन भट्टी हो गया, ये सब आपका अच्छा काम करेगा। उस तरह से जैसे क्रैकिंग हो जाए, स्किन में अवधारण जिसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जैसे तो गत कोष में होता है, रक्त क्षय में होता है, स्वेद क्षय में होता है, या इस तरह से चीजों में जैसे हम लोग बला तेल देते हैं तो गत कुष्ठ में, या अश्वगंधा चूर्ण देते हैं, रक्त क्षय वगैरह में जैसे खद्रारेस्ट या महातिक्त घृत वगैरह देते हैं। तो ये क्यों देते हैं, ये सब चीजें आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि आपको वो धातु, वो अग्नि, वो उपधातु को आपको निकालना पड़ेगा, तब भी आप उसका फॉर्मूले को चूज कर सकते हैं। मैंने जो फॉर्मूला साइट में लिखा है और शॉर्ट टर्म में लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने जो एनालिसिस करने के बाद मेरे को मिला है कि इसमें स्निग्धता कम करता है, ये स्निग्धता बढ़ाता है। कौन से जो वायु महाभूत की दवाई है, कौन से पृथ्वी महाभूत की दवाई है, कौन से मार्गज रस में काम करता है, कौन से स्थानस्थ रस में काम करता है, कौन से जठराग्नि में काम करता है। जैसे आपका रक्तबोध जैसे दारुणक बरा हो गया, खदिर विसर्प हो गया, ये सब चीजों में। उसके बाद ये भी जैसे स्किन आपका ठीक हो रहा है, ठीक स्किन मतलब हमारे पास जैसे कफज कुष्ठ के जो स्किन है, जैसे हम उसमें रसमानिक के वाला दे सकते हैं, शिला सिंदूर या खदिरारेस्ट वाला दे सकते हैं। मांसगत कुष्ठ वाला जैसे हो गया, या चर्म कुष्ठ हो गया, किटिव कुष्ठ जैसे हम जिसको सोरियासिस वाला कहते हैं, उदुम्बर कुष्ठ हो गया, बर्मा मांसस्थ कुष्ठ हो गया, तो इसमें क्या है, या विसर्प हो रहा है, तो इसमें जिसको हम हाइपरकेराटिस से तुलना कर सकते हैं, तो मनस्लादि लेप बरा दे सकते हैं आप, जैसे हम लोग सोरियासिस बरा में। तो क्योंकि मनस्लादि लेप के जो इंग्रेडिएंट है उसमें 3-4 चीजें, इसमें तूत है, मनशिला है, और शायद उसमें गंधक है, शायद वो इफेक्ट करता है उसका। अगर हम रसगुण विभाग निकालते हैं, वो ज्यादातर हाइपरकेराटिस का मतलब वो केराटिन लेयर, केराटिन जो सिक्रेशन होता है जो हमारा सेबासिस ग्लैंड का, वो उस समय सब उसमें काम करता है। उस तरह से जैसे आपको पेशेंट आता है नोडुलर जैसे ग्रंथि उसको होता है, तो कफ चर्म किल वगैरह जैसे होता है, व्रण ग्रंथि होता है, किलेट्स होता है। ये अगर उसमें देखेंगे किलेट वगैरह जो होता है अति प्रवृत्ति ऑफ कोलाजन, कोलाजन मतलब वो हाइपरप्लासिया, मतलब वहां पे आपका केराटिन जो आपका सेबासियस ग्लैंड का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो हमें ऐसे फॉर्मूले देना चाहिए जो जल महाभूत के ज्यादा इंग्रेडिएंट हो या स्निग्धता देता होगा। उस तरह से जैसे कोट हो रहा है, कोट मतलब आपका व्हील लाइक लेसन हो रहा है, तो ये मेनली 2 कारण से होता है, बाह्य कृमि से भी होता है और कुष्ठ के पूर्व रूप में भी होता है। और उस तरह से आगे देखते हैं, जैसे कोट हो गया, पेशेंट को कुछ पिट्री घाव जैसे हो रहा है और पिट्री भी हो रहा है, तो वहां पे क्या है, मान के चलो ये पीत के प्रकोप से या पैतिक कुष्ठ हम मानते हैं, तो पैतिक कुष्ठ में महातिक्त घृत या गंधक रसायन बड़ा अच्छा काम करता है। और रक्त प्रसादन वाले दवाई जितने हैं, या स्क्रैपिंग करता एंटी इंफ्लेमेटरी जो दवाई है वो सब हम देंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। उस तरह से अगर मंडल सर्कुलर पैच पर हो रहा है, तो इसमें जैसे हम लोग दद्र कुष्ठ में होता है, या सॉरी आपका कफज कुष्ठ में होता है, मंडल कुष्ठ में होता है, तो ये सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है, बोलता है कि मेरे को स्केल ऑफ फिश जैसे मत्स्य सकलोपमम जैसे हम कहते हैं, इसको जैसे एक कुष्ठ में ज्यादातर जैसे सोरियासिस हम कहते हैं, तो इसमें ज्यादातर लघु गुण में देखिए, लघु गुण वाले जो फॉर्मूले हैं, लघु गुण जिसमें ज्यादा है वो ज्यादातर क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जैसे हम कहते हैं जितने भी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होता है, जैसे इंटरल्यूकिन वाला, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, जो रक्त है मतलब सॉरी रस है, मार्गज रस है, या जो इंसुलिन वाला, जैसे हमारा जो मैंने पहले ही बताया था पैनक्रियाटिस से सिक्रेशंस होता है, वहां पे भी आपको मिलेगा, उसमें लेजन मिलता है। तो उस टाइप के केसेस में आपको लघु खून जैसे मनस्लादि लेप उसमें दीजिए, या आरोग्यवर्धनी बट्टी दीजिए, पंचतिक्त गुग्गुली लीजिए, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये जो मैंने बता रहा हूँ ये सब क्या है, ओपीडी लेवल की बातें हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था, अग्नि को हमें शांत करना है। अग्नि शांत करने के लिए हमें अपने दवाई को चूज करना चाहिए। उस तरह से पाक हो रहा है, तो पाक मतलब पैतिक का इन्वॉल्वमेंट है, या पाक में जैसे रक्त उसका है। एक मिनट, तो एक मिनट थोड़ा सा मेरे एक मिनट थोड़ा सा चार्ज खत्म हो रहा है, मैं 1 मिनट लगाता हूँ। सॉरी, उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे ये पाक हो रहा है, तो ये सब चीजों में हमें भूनिम्बादिक वात, जैसे विसर्प हो रहा है तो भूनिम्बादिक वात को चूज करना चाहिए, निम्बादिक वात को चुनना चाहिए। ये सब बहुत इफेक्टिव है, और इसके अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगा, मतलब वो स्थानस्थ में मिलेगा, वो मार्गस मेद में मिलेगा, तो इसकी इफेक्ट आपको मिलता है उसको अगर एनालिसिस करते हैं तो। उस तरह से अगर आप पाकपिल्स हो रहा है तो उसकी इफेक्ट उस तरह से दवाई दिया जाता है। फिर हम लोग जैसे कहते हैं कि रेड लाइन्स हो रहा है, स्किन के ऊपर रेड लाइन्स हो रहा है, तो ये ज्यादातर पुंडरी कुष्ठ में मिलता है। तो आर्गवर्धनी बट्टी या जैसे हरिताल का भस्म वगैरह देंगे तो उसमें ज्यादा इफेक्ट मिलता है। उसी तरह से अगर आपका मैनिफेस्टेशन भेन्स इन द स्किन, जैसे सीरा, जैसे आयुर्वेद में हम कहते हैं, पेशेंट बता रहा है कि मेरा भेन ज्यादा आ रहा है, तो ये विसर्प की लगातार लक्षण है। तो ये भूनिम्बादिक वात हो गया, गुरुचिक वात हो गया, निम्बादिक वात हो गया, दशांग लेप हो गया, चंदन कर्पूर लेप हो गया, शतधौत घृत लेप हो गया, ये सब चीजें देंगे तो आपका जो भेन्स पर दिख रहा है या स्किन के ऊपर, वो आपको कम होगा, और उसमें ओपीडी लेवल पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसी तरह से दर्द हो गया, पक्का हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सब चीजें अभी टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कोई स्किन से रेड कलर का हो रहा है तो क्या क्या दे सकते हैं, चर्मदल में होता है, पैतिक कुष्ठ में, विसर्प में होता है। उसी तरह से शुक्ल व्हाइट कलर का स्किन आपके पास हो रहा है तो ये मेनली जो है लैक ऑफ पिगमेंटेशन, यहाँ पे मतलब प्रोटीन की गड़बड़ी है, लिपिड की गड़बड़ी है। मतलब हमें ऐसी दवाई देना चाहिए जो मार्गज मांस में काम करेगा, मार्गज मेद में काम करेगा, तो वो इफेक्ट रहेगा। जैसे बैबर्निया हो रहा है, पेशेंट का क्या है, मतलब डिस्कलरेशन हो रहा है, तो ये ज्यादातर क्या है, फैटी एसिड्स और मार्गज रस का, अगर हम फॉर्मूले जो दवाई मार्गज रस में काम करे उस तरह से दवाई अगर हम चूज करें तो बैबर्निया को ठीक कर सकता है। ठीक है। फिर जैसे कॉपर कलर का कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसमें मेलिसिद्ध कुष्ठ में, उदुम्बर कुष्ठ वगैरह में देते हैं, तो महातिक ग्रुप वगैरह देंगे तो उसमें आराम मिलता है। फिर जैसे ये सब चीजें हैं। स्किन में जैसे हम लोग का कुछ हैवीनेस आता है या पेन हो रहा है, तो ये सब लास्ट में मैं आपको ये लास्ट में बताना चाहूंगा। देखिए कोई भी चिकित्सा हम करते हैं, पहले तो अग्नि को चिकित्सा करते हैं, लेकिन उसके स्टेजेस होता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आ रहा है, फिर स्टार्टिंग में पहले हमें निदान परिवर्जन करना चाहिए। बिना निदान परिवर्जन के कोई भी स्किन की डिजीज ठीक नहीं होगा। इस निदान परिवर्तन में भी हमें बात पित्त कफ को ढूंढना चाहिए कि उसमें अजीर्ण है या उदावर्त है। अजीर्ण में जैसे हमें तो गोमूत्र हरित, जैसे सुलहर बट्टी वाला, जैसे हमें बातिक विष्टभदा जिन्य है, विदग्धा जिन्य जैसे है तो शंखवटी, कामाजिन्य है तो आमपाचक बट्टी या दशमाडिष्ट। तो हमें स्टार्टिंग में निदान परिवर्जन के साथ हमें निदान परिवर्जन की चिकित्सा करना चाहिए। फिर हमें प्रकृति का विघात करना चाहिए। विघात उसमें अगर हमारे पास पहले स्टार्टिंग में 7 दिन 10 दिन तक देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, भूनिम्बादिक वात या नींबू वात वगैरह देके हम पेशेंट को उसका जो विघटन है, संप्रति विघटन करते हैं। फिर अगर कोई पेशेंट आपके पास उपद्रव में जा रहा है तो उसमें हरिताल भस्म या महातालकेश्वर रस या रसमाणी के वगैरह देके उसको उपद्रव को कम कर सकते हैं।
प्रकृति स्थापन मतलब जो लीन दोष उसमें रह गया होगा, जैसे शिलाजित रसायन बड़ा देके उसका लीन दोष को भी ठीक किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा चीजें है। सभी को धन्यवाद कि मेरे को यहाँ पे सुने आप लोग सब। मैडम को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने बुलाया और थोड़ा सा आपने थॉट प्रोसेस बताने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू मैडम। हाँ जी, नमस्कार जी। जी हाँ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत देर तक मुझे मौका दिया बोलने के लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को रखने के लिए। तो थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी पार्टिसिपेंट्स को कुछ प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो सर उधर से वहां से ले पाएंगे। और डॉक्टर अनुपमा जी, मैं आपको एक बार देती हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं डॉक्टर अनुपमा जी। डॉक्टर मनोज जी। मैडम बताइए मैडम। हाँ हाँ जी, आप हाँ, उधर पूछिए से पूछिए चैट बॉक्स में से भी एक्सेलेंट अनुपमा जी। प्रेजेंटेशंस और ऐसे अच्छे वो व्यूज लिखे हुए हैं। कौन? यस हाँ हाँ जी, अनुपमा जी बताइए। यस मैम, मैंने पूछना था। हाँ जी हाँ मैडम बताइए। मैम मैंने ये पूछना था कि जैसे ये स्किन के लिए इन्होंने सारा फार्माको को ना बताया कि हमें ये ऐसे हम हर हम ये सब कुछ यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए भी सेम ही हमने ऐसे ही करना है? मतलब जैसे अगर हमारी अस्थिगत डिजीजेस हैं, जो हाँ जॉइंट की डिजीजेस है, दूसरी डिजीजेस है, क्या सब उन ये तो हमने सिर्फ आज हमने स्किन का पढ़ा ना सिर्फ। हाँ मैडम। मैडम एक्चुअली क्या होता है, जब भी देखिए कोई फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूले में क्या है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, बायोएक्टिव हाँ जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स सर। होता है। तो हमें जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्चुअली क्या है, हमारे लाखों, यस जैसे सर। फॉर एग्जाम्पल पिपली है, पिपली में आपको करीब करीब ऐसे कम आ रहा है ना हाँ मेरा जी। मैडम? आ रहा है ना? आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, यस हाँ हाँ। तो यस मैं सर। कह रहा था, जैसे पिपली है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पिपली में करीब करीब आपको लाखों अल्कलैट्स मिल जाएंगे। उस लाखों अल्कलैट्स में से आपको ऐसे अल्कलैट्स जो स्पेसिफिक यस मिलेंगे जो एंटी कैंसरस है। आपको ऐसे अल्कलैट्स मिलेंगे जो एंटी, जैसे स्किन में जैसे आपको जैसे एक्जिमा में काम करने वाले हैं। आपको ऐसे अल्कलैट्स मिलेंगे जो एंटी इंफ्लेमेटरी यस है। इसका मतलब क्या है, हमारे जो आयुर्वेद की जो यस जड़ी सर। बूटियां हैं, ये जड़ी बूटियां क्या है, बहुत डिफरेंट लेवल पे काम करता है। और कुछ दवाई ऐसे होती है जो स्पेसिफिक स्रोतों में काम करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट स्रोतों में काम करता है। तो यस हमें हर फॉर्मूले को जब हम पेशेंट को ओपीडी लेवल पे देते हैं, हमें जानना चाहिए ये किस धातु में काम करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, ये धातु में मार्गज रस में काम करेगा या स्थानस रस में करेगा, या स्थानस धातु में करेगा, या निकालेंगे कैसे, इसका निकालने का तरीका है, आप उसका रसगुण विपाक सबका निकालना पड़ेगा। रसगुण विपाक निकालेंगे तभी उसका क्या आप महाभूत निकाल सकते हैं। ओके। जब आप उसका महाभूत निकाल लेंगे, उसका अग्नि निकाल लेंगे। यस जब सर। उसका अग्नि निकाल लेंगे, उसके कर्म के हिसाब से आप उसका किस यस स्रोतस में काम करेगा आप निकाल सकते हैं। जब उसका स्रोतस निकाल लेंगे तो किस उपधातु में या किस धातु में काम करेगा निकाल लेंगे। जब आप किसी धातु में निकाल लेंगे, किस उपधातु में निकाल लेंगे। तो ये क्या है, ये एक दिन का काम नहीं है मैडम। ये क्या है, इसको आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आपको एक यस थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। ठीक है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुधा भल्ला जी, आप अनम्यूट करके पूछिए। और थैंक यू सर। क्वेश्चन के बाद फिर है ना अपना माइक म्यूट रखिएगा। हाँ जी, नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी मैडम बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, इट वाज वेरी नाइस सेशन। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर। एक पेशेंट है जो उसको 5 साल से ना शीत पित्त की प्रॉब्लम है। तो हाँ हाँ 25 इयर्स ओल्ड है। 3 साल पहले उसको थोड़ी ग्रैनी की प्रॉब्लम भी थी और अमल पित्त की प्रॉब्लम भी थी, बट अब हाँ वो नहीं है। दोनों प्रॉब्लम्स उसने मेडिसिन खाई थी, बट शीत पित्त की प्रॉब्लम उसको विंटर्स में बहुत परेशान करती है कि वो ज्यादा वूलन्स नहीं डाल सकता, और थोड़ी सी भी शीत हवा उसके संपर्क में आती है तो उसको शीत पित्त हो जाता है।
और सर उसको थोड़ी मतलब गर्मी भी ज्यादा लगती है ऐसे विंटर्स में, तो वुलन्स नहीं डाल सकता, तो इसमें सर हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? देखिए शीत पित्त में सबसे हम लोग जो देते हैं ना, हरिद्रा खंड के जो योग है, हरिद्रा खंड या हरिद्रा खंड से, हरिद्रा से रिलेटेड जितने योग है वो ज्यादा मेरे को जो मिला है। हरिद्रा खंड जो है शीत पित्त उदर दर्द कोट में बहुत इफेक्टिव है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे जैसे उसके साथ क्या है, थोड़ा कामदुदा रस भी देना चाहिए और थोड़ा सा क्या है उसमें सूर्यशेखर भी देना चाहिए। जैसे एक चीज क्या है, एक चीज में अगर इसको कामदुदा, सूर्यशेखर और हरिद्रा खंड इसी कॉम्बिनेशन आप दीजिए और उसको पहले देखिए, एक तो पहले निदान परिवर्जन करना पड़ेगा। निदान परिवर्जन में आपको बहुत करना, क्योंकि इसके बिना आपका चिकित्सा अधूरा रहेगा। पेशेंट क्या है बार बार होगा फिर शीत पित्त जो होता है ना, तो उसमें क्या करना चाहिए, पहले उसको निदान परिवर्जन करके, जैसे पहले उसको, जैसे पहले अजीर्ण का देखिए, अजीर्ण में उसको विष्टाब्धजन्य है या विदग्धजन्य है या आमजन्य है। तो अगर विदग्धजन्य है तो उसको कामदुधा भरा दीजिए, और विष्टाब्धजन्य है तो उसको कोई भी सुड़हर दवाई या संक पट्टी बढ़ा दीजिए, या सर या उसको आमाजन्य है जैसे आम पाचक पट्टी बढ़ा दीजिए। तो ये सब दवाई जो है ये देने के बाद ही, उसके बाद क्या है उसको जैसे निदान परिवर्जन बहुत, जैसे उसमें आहार का भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे वो मुद्ग जूस वाला जैसे ले रहा है, या जैसे करेला वाला जो ज्यादा खा रहा है, इस टाइप का चीज है। जैसे अगर आप उसको जैसे अपथ्य वाला भी देखेंगे तो ये सब देखिए ये कंबाइंड चीज से होता है। जैसे उधर स्किन डिजीज में क्या होता है ना, देखिए कंडू होगा, छोटा सा कंडू भी ठीक नहीं होता अगर हम उसके दोषों को, जो समुचित दोषों को बाहर नहीं निकालेंगे। तो कंडू तब भी ठीक होगा जब वो उसकी जो, फिर टाइम लगता है, और स्किन डिजीज में पेशेंट आपको बहुत जल्दी करेंगे तो ट्रीटमेंट जल्दी नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा उनको टाइम लेके उनको चिकित्सा करिए तो आपको रिजल्ट मिलता है। सर विरेचन दे सकते हैं ऐसे पेशेंट में? हाँ, क्यों नहीं दे सकते मैडम। एक्चुअली क्या है, जैसे जो आपका पंचकर्म जो करते हैं ना उसमें, जैसे एक्चुअली क्या है उसमें पहले विरेचन जो करते हैं हरितकी का करते हैं, हरितकी या विरेचन कषाय जो हमारा है, या उसमें अनुलोमन जैसे स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण दे दीजिए या त्रिफला चूर्ण दे दीजिए। इसमें मतलब रात को समय गुनगुने पानी के साथ, तो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें। सर घृत भ्रिष्ट हरितकी से कर सकते हैं विरेचन? कौन सा हरितकी मैडम? घृत भ्रिष्ट। एक्चुअली हम लोग जो करते हैं, जो हमारा जैसे अनुलोमन जो करते हैं स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण से करते हैं, या विरेचन कषाय करके एक आता है, वो उसका फॉर्मूला मुझे क्या क्या उसमें नहीं है, लेकिन उसमें इफेक्ट तो है। मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा था, विरेचन कषाय देते हैं तो उसका इफेक्ट है। जो आप बता रहे हैं उसका इफेक्ट होगा, लेकिन मेरा नॉलेज में नहीं है उसका। सर इस पेशेंट में ना जब भी थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस होता है, कोई इसको ज्यादा मतलब जैसे पैनिक अटैक आता है, कोई भी गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है, तो उससे भी इसका बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाता है। तो इसमें भी हम सर निदान परिवर्जन हम कैसे कर सकते हैं फिर? देखिए निदान परिवर्जन तो एक ऐसी चीज है, आपको उसको देखिए, आप उसको आहार में डालिए। जैसे मूंग की दाल दीजिए उसको, ठीक है, उसको करेले का सब्जी वगैरह खिलाइए उसको। मतलब उसको बोलिए कि सुबह ही करना है, दोपहर को करना है। चावल में वो मतलब उसना चावल या जैसे पका हुआ चावल मत दीजिए। तो ये सब चीजें उसको एक डाइट चार्ट बना के आप उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि जो उसने कर दिया, लेकिन उसको जैसे मूंग के दाल में रखेंगे, इस आरोग्य अम्बू पिलाएंगे, या आरोग्य अम्बू में से 1/4 उसका रेशियो करके पेशेंट को बोलेंगे डेली पिया करे, या उसका जो आहार में क्या क्या रखेंगे, मतलब उस तरह से अगर आप उसको करेंगे तो पेशेंट को रिजल्ट तो मिलता है। और उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन रिजल्ट तो मिलता है। और उसको देखिए पथ्य जो है ना, जैसे मैंने बताऊं, जो नीरम जो हम कहते हैं, जो आरोग्य अम्बू, गुनगुने थोड़ा होना चाहिए, गुनगुना आरोग्य अम्बू पिला के उसको रखिए, तो ये जो आप बता रहे हैं ये सब चीजें नहीं आएगा। पेशेंट थोड़ा सा उसमें आपको डाइट चार्ज उसको बनाना पड़ेगा। डाइट चार्ज बना के देंगे और उसको बोलेंगे तो वो कंट्रोल करके अपना चिकित्सा करता है, मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। कहा आपने कि ऐसे पेशेंट्स में जब डाइट चेंज कर देते हैं तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है, और हम बहुत आसानी से कम मेडिसिन में भी रिजल्ट ले पाते हैं, है ना। डाइट चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब। और कोई पार्टिसिपेंट्स जो पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। सर आप कोई बुक बता सकते हैं ऐसे स्किन डायग्नोसिस के लिए? मैडम मैं तो चरक संहिता ही पढ़ा था, चरक सुश्रुत पर ही पढ़ा था। ऐसे कुछ स्पेसिफिक किताब नहीं, ऐसे रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह जो किताब है मैडम, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए तो आपको बहुत सारी चीजें, दवाई काम कैसे करता है,
उधर से क्लैरिटी आता है। एक और एक अच्छी किताब है, आप चिकित्सा प्रदीप करके किताब है, छोटा सा किताब है। हाँ जी सर। ये एक्चुअली उनका है, गोखले जी का है। हमारे ठीक। गुरुजी जो लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर मुझे बताए थे, मेरे को उसमें भी बहुत अच्छा मिला था। तो ये सब मैंने देख के थोड़ा सा चिकित्सा पे मतलब, मैं तो एक्चुअली क्या है, मेनली मोड ऑफ एक्शन बराबर ऊपर देखता हूँ कि कौन सी दवाई कहाँ काम करता है। लेकिन चिकित्सक तो आप लोग ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, मैं तो हम लोग अभी थोड़े थोड़े पेशेंट देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर छवि सक्सेना अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए और फिर बाद में म्यूट करिए। नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, हमको काफी चीजें ये क्लियरिटी होने के मतलब क्या बेसिक है फंडा हम लोग एक्ट करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने एडीएमई बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स में तो उसमें इतना इतना परसेंटेज होता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब किस बेसिस पे निकालते हैं ड्रग का? देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए एक तो क्या है, कटु विपाक वाले जितने द्रव्य है ना, एक तो हमारा सुष्ठु बिनमूत्र बताया गया और एक बद्ध बिनमूत्र बताया गया, आप ये तो जानते होंगे। जो दवाई ज्यादा कटु विपाक है, मतलब वो क्या है, सुष्ठु बिनमूत्र करेगा, मतलब वहां पे क्या यूरिनेशन के एक्सक्रीशन नहीं होगा। और बद्ध बिनमूत्र, सुष्ठु बिनमूत्र, इस आधार पे उसका फार्माकोकाइनेटिक आप निकाल सकते हैं, एक्सक्रीशन कितना होगा। फिर उसका ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ऑब्जॉर्प्शन देखिए एक तो क्या है, कितने परसेंटेज दवाई जो है वो पोस्ट में काम कर रहा है, कैसे जानेंगे, उसकी जठराग्नि के ऊपर जितने भी उसके इंग्रेडिएंट है, आप उसका ढूंढिए कि कितने इंग्रेडिएंट उसके है जो जठराग्नि पे काम करता है। इसका मतलब जठराग्नि मतलब वो आमाशय में या पोस्ट में काम करने वाले इंग्रेडिएंट ज्यादा है। तो इसमें अगर 70% इंग्रेडिएंट आपको मिल जाए जो पोस्ट में करता है, मतलब जठराग्नि कर रहा है, तो उसको आप ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, ज्यादातर दवाई पोस्ट में ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद उसका जो ऑब्जर्वेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जैसे आप उसका आशय निकालना पड़ेगा, जैसे वो ज्यादातर दवाई जो है उसकी पक्का में काम कर रहा है या आमाशय में काम कर रहा है, तो उसके जो जो कर्म लिखा है, अगर आप उसे कर्म पढ़ेंगे ना, कर्म में आपको मिल जाएगा कि कितने ऐसे कर्म है जो यकृत प्लीहा पे है, कितने कर्म ऐसे, जैसे मैंने बताया अगोनिस्ट कर्म एक होती है, एंटागोनिस्टिक कर्म है। इसमें आपको ये दोनों निकालना पड़ेगा, कितने परसेंटेज कर्म जो है उसके अगोनिस्ट है, मतलब अगोनिस्ट मतलब जनरलाइज्ड है, जैसे ब्रूहन हो गया, दीपन हो गया, समन हो गया, ये हो गया अगोनिस्ट कर्म हो गया। एंटागोनिस्ट मतलब स्पेसिफिक कर्म है, जैसे कुष्ठग्न हो गया। तो उस तरह से आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन को पता कर पाएंगे, मतलब उसके कर्म के आधार पर उसका किस आश्रय में काम करेगा वो आप उसका निकाल सकते हैं। फिर उसका जैसे ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन जैसे हो गया, और उसमें क्या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से विपाक हो गया। मेटाबॉलिज्म में आप जान पाएंगे जैसे मधुर विपाक का है, कटु विपाक है, उसके इंग्रेडिएंट को आप अगर उसको स्टडी करेंगे तो आप उसमें जान पाएंगे कितने दवाई जो है उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है। मतलब देखिए रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव और उसका दोष, अगर आ रहा उसका अग्नि, अग्नि तो जानने के लिए पे आपको रस और गुण जानना पड़ेगा। अगर आपने इस दवाई उस जड़ी बूटी का रस और जान लिया और गुण जान लिया तो उसका आप अग्नि निकाल लेंगे। अगर अग्नि निकाल लिया उसका महाभूत निकाल लेंगे, महाभूत निकाल लिए तो उसका किस स्रोतोष में काम करेगा निकाल लेंगे, और स्रोतोष निकाल दिए तो किस स्रोतोष में जैसे दोनों है उत्पादक मूल और प्रवर्तक उसमें काम करना जान लेंगे। तो ये क्या है, एक चीजों को निकालने के बाद आप दूसरी चीज निकाल सकते हैं। ये कहाँ लिखा नहीं है, इसको क्या आपको खुद करना पड़ेगा। ओके सर। सर थोड़ा एक छोटा सा केस के लिए पूछ सकते हैं, जस्ट ये एक एक्चुअली मेरा पेशेंट है, उसको ओनली सर्दी में ही खाली ये बहुत शोथ हो जाता है और स्किन फटने लगती है। तो इसको हम कहेंगे कि रक्त धातु पर वो काम, मतलब रक्त धातु उसकी गड़बड़ है और हेतु उसका वेदर चेंज है। तो इसमें हम किस तरह से कौन सी मतलब दवा को प्रेफरेंस दे सकते हैं? डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैंने अपने प्रेजेंट में फिर से प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। दिख रहा है प्रेजेंटेशन? अभी नहीं डॉक्टर साहब। एक मिनट। अभी दिख रहा है वरना? नहीं डॉक्टर साहब अभी तो नहीं आया। हाँ अभी आ गया, अभी आ गया। हाँ,
हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन था, मतलब स्किन फट रहा है बता रहे थे ना आप? हाँ, उसको शोथ होता है, पहले स्वेलिंग हो जाती है और उसके बाद फट के रेडनेस ही हो जाती है। वो हमेशा सिर्फ विंटर सीजन में होता है, हाँ, जब जैसे विंटर आता है। देखिए, आपको जैसे जैसे पेशेंट की फट रहा है, इसका मतलब अवधारण हो रहा है। देखिए, इसका अगर हम उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, ये मेनली देखिए, एक तो 200 बेसियम में अगर कारण देखेंगे तो दो गत बातकोप में भी हो सकता है। धातु बेसियम में देखेंगे तो रक्तक्षय में हो सकता है। मल बेसियम में देखें तो स्वेदक्षय में होता है। तो आपको ये तीनों पहले रूल आउट करना पड़ेगा कि पेशेंट का दो गत मतलब उसका दो गत बात का कोप का कुछ है, तो उसमें आप ऐसे दवाई दीजिए जैसे बला तेल बरा या अश्वगंधा चूर्ण बरा दीजिए, तो उसकी जो स्निग्धता है वो आ जाएगा। रस रक्त का स्निग्धता जितना दवाई है, या लिपिड और फैट मोलिक्यूल्स को जो बढ़ाने वाली दवाई वो आपका आ जाएगा, जैसे बला तेल बरा में काम करता है वो। या धातु भविष्य में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रक्त क्षय के कारण भी आपका स्किन फट रहा है, तो उसको पहले रक्त क्षय का जो भी उसका पूछना है उसको पूछिए, और उसमें अगर आपको लग रहा है तो उसमें आप खदरेस्ट महातिक्तघृत दीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। या स्वेद क्षय से भी आपका फटता है, तो आपको ऐसे फॉर्मूले ढूंढना चाहिए जो उष्ण और द्रव्य गुण वाले हैं या वायु महाभूत के जो हैं। तो वो फॉर्मूला में जैसे पंचतिक्त घृत गुग्गुलु जो है वो बहुत इफेक्टिव करता है। आपको क्या थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस पहले करना पड़ेगा, ये दोष किससे कारण हो रहा है। जैसे देखिए, स्किन जो फट रहा है ये मेनली पैथिक कारण से भी हो सकता है। जैसे आपका रिसेज्य कुष्ठ जिसे हम कहते हैं, जैसे उसमें सर्वांग सुंदर बट्टी वाला जैसे काम अच्छा करता है। जैसे मेधास्थित कुष्ठ है, जैसे आपको पहले जानना पड़ेगा किस के कारण हो रहा है। पित्त कारण हो रहा है, या बात पे जैसे ऋषि कुष्ठ के कारण हो रहा है, या बातिक विसर्प तो से पता चल जाता है, विसर्प तो या पित्त पैतिक विसर्प, इस तरह से अगर चीजें है तो उसमें आपको भूनिमादिक वात, जैसे विसर्प वाला केस है तो भूनिमादिक वात या गुरुचेदिक वात वाला पाठ करिए। लेकिन अगर स्प्लेन आप या पंच जैसे पैथिक कुष्ठ है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट आपको लग रहा है, और पेशेंट का ऐसे पैथिक सिम्टम जैसे नाड़ी से नाड़ी मूत्र मलंग जो है, जैसे आप उसका जो देख के नाड़ी को देखिए और उसका अजिन को देखिए, तो आपको पैथिक का प्रीडोमिनेंस अगर लग रहा है तो उसमें पंचनिम्ब चूर्ण का भी इफेक्ट अच्छा है। तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा किससे कारण हो रहा है। जैसे स्किन फटना बहुत सारे कारण से होता है। उसका मेन तो वेदर चेंज है, और वो छोटा है, 17 साल का लड़का है। हाँ हाँ, इसलिए, और उसको मुझे जो समझ में आ रहा है कि रक्त दुष्टि और दूसरा पित्त के प्रकोप से है, क्योंकि उसकी अग्नि वगैरह मतलब वैसे तो ठीक ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम उसको नहीं है अदर। हाँ तो लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो। डॉक्टर छवि, जी आप है ना बेटा, सुनिए, है ना, बहुत सारे और पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी कह रही हूँ कि जो सामान्य रूप से चिकित्सक बहुत अच्छे जुड़ते हैं, बहुत अच्छे, हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं, मगर बेसिक्स को समझना है ना, जो और खासकर निदान को समझना जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी करीब करीब 25 साल से चिकित्सा कर रही हूँ और 20 साल से पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये मूलभूत बात है कि सबसे दो तीन बातों को लेके ट्रीटमेंट पूछना, तो वो मरीज तो शायद डॉक्टर साहब की हेल्प से ठीक हो जाएगा, मगर नेक्स्ट मरीज में क्या फिर, है ना, और उससे भी नेक्स्ट में क्या। इसलिए जो सर ने बात बताई है ना, उन चीजों पे ध्यान दीजिए, और उस पेशेंट की बड़ी डिटेल में हिस्ट्री रहेगी, और सर ने कहा निदान पकड़ो, है ना। सामान्य रूप से मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे एनआईए में यही जी कहते हैं सर। कि मैडम कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने कहा बेटा ऐसा हो ही नहीं जी सकता, सर। है ना, यानी जी सीबीआई की तरह जी काम मैम। करना पड़ेगा, पुलिस वाले की तरह नहीं करना जी मैम। है ना। जी सुबह जी सुबह मैम। उठने से लेके, आपको पता है, मैं एक ऐसा हाँ हाँ। एग्जांपल दे रही हूँ कि ज्यादातर भारत की महिला 10 या 11 बजे ब्रश करती है, उससे पहले एक दो बार चाय और एक बार नाश्ता भी ले लेती है। कहते नहीं नहीं, वो तो नहाने से साथ ही करते हैं, और बहुत प्राउडली कहती है, बहुत सारी कहती है नहीं नहीं रात को ब्रश करके सोती हूँ ना मैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चरक ने तो ऐसा लिखा नहीं है कि रात को ब्रश करके सो तो सुबह स्नान करते समय करो, है ना। मैं सिर्फ उसकी ब्रश करने की प्रक्रिया दिनचर्या के अनुसार करवा देती हूँ, और लगभग 60-70% बिना दवाई जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स ठीक होते हैं। जीआई ट्रैक्ट ठीक होना मानी आद्य रस धातु ठीक होना, रस धातु ठीक होना इट मीन्स
त्वक सार पुरुष है ना, सार में देखे रस सार नहीं लिखा है, त्वक सार लिखा है ना। तो समझ रहे हो बेटा कि मेरी जितने भी चिकित्सक अभी तक जुड़ रहे हैं ना, सभी से निवेदन है एक बार आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी प्लीज पढ़िए, है ना, क्योंकि इसको हम इतना लाइटली लेते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम्स को हम रक्त बस समझने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो एक बार अगर आयुर्वेदिक सिद्धांत को बेटा पढ़ेंगे तो आप यू विल एंजॉय द ट्रीटमेंट पार्ट, है ना। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और बहुत सारे और पेशेंट्स में भी आपको बहुत ज्यादा इजीली उसमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना डॉक्टर साहब? आपकी बात पूरा 100% सही है मैडम। पेशेंट का जो निदान सबसे मेन चीज है, हमें निदान आनी चाहिए किससे कारण हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हम ढूंढ ले तो हमारा चिकित्सा सिंपल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हेतु लिंग औषध, सबसे पहले हाँ हेतु निकालो, फिर लिंग निकालो और फिर उसके बाद औषध का सिलेक्शन हो। सही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर यास्मीन आप अनम्यूट करके पूछिए और फिर माइक को म्यूट करिएगा। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए मैडम। सर, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था सर। मेरा बस एक ही सवाल है सर। 2-3 दिन पहले हमने ओपीडी में एक किलॉइड का पेशेंट देखा था। किलॉइड के का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए सर? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी जस्ट मैंने प्रेजेंट किया था, फिर से बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट हो चुका है ना? हाँ मैं अभी फिर से थोड़ा सा प्रेजेंट किलर के बारे में बता रहा हूँ अभी। हाँ जी, अभी दिख रहा है? हाँ जी, देखिए आवाज आ रही है मेरा? जी सर, जी सर। हाँ, जो देखिए किलेट जो ग्रंथि जैसे जैसे कोई भी नोड्यूल्स होता है ना स्किन के ऊपर, ये मेनली अगर हम उसका संसर्ग कारण देखें तो ये मेनली मतलब व्रण ग्रंथि हम जिसको कहते हैं, किलेट मतलब व्रण ग्रंथि। मतलब इसको हम कह सकते हैं जितने भी कोलाजेंस होता है, मतलब हमारा शरीर में जिसको कोलाजेन की जगह ज्यादा सिक्रेशंस होता है, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं अति प्रवृत्ति, तो मॉडर्न वाले इसको हाइपरप्लासिया कहते हैं। तो उस टाइप का चीजें में क्या किलेड होता है, मतलब नोड्यूलर जैसे हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ऐसी फॉर्मूला देना चाहिए जिसमें जल महाभूत की दवाई ज्यादा हो। जल महाभूत मतलब आपको फॉर्मूला में जल महाभूत के इंग्रेडिएंट ज्यादा हो। इसे डोजेस पर में आपको चूज करना चाहिए जिसमें जल महाभूत की दवाई ज्यादा हो, जैसे द्रवता है, जैसे और एक होती है मार्गज मेद, जिसको हम कहते हैं लिपिड बायोसिंथेसिस। हम लोग कहते हैं ना, जो इंग्रेडिएंट जो है आप उसका ढूंढ सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला, जैसे कोई भी जड़ी बूटी जो लिपिड के ऊपर ज्यादा काम करता हो, लिपिड का जो सिंथेसिस जहाँ पे गड़बड़ी जाता है ना, तब यहाँ पे किलर टाइप का चीजें आता है। तो हमें मेद के ऊपर जो दवाई काम करता है, अगर वो भी हम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है, जल महाभूत के प्रिडोमिनेंस रहे, या उसकी जो डोजेस फॉर्म हो वो द्रवता टाइप का हो, तो आपको जल्दी इफेक्ट मिलेगा। तो ये है, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपका मेद के ऊपर काम करने वाले जो फॉर्मूले है ना, वो सब अच्छे काम करता है इसमें। जी सर। सर लेकिन ये किलॉइड जो है, क्या ये रिवर्सिबल है क्या? क्योंकि यूजुअली इसको स्टेरॉइड्स मारना पड़ता है, ये लॉन्ग टर्म है, बार बार रीअकरेंस का रेट इसका काफी ज्यादा है सर। हाँ, ये जो कोलाजेंस होता है ना, ये कोलाजेन जो है वो क्या है, वो सीक्रेट होता रहता है। मतलब आपका जो किलर जो ये क्या नाम है, जो सेबासियस ग्लैंड जो है ना, वो ज्यादा कोलाजेन की सीक्रेशन करेगा तो होगा। तो हमें ऐसी चीजें चलना चाहिए जो सेबासियस ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करे, मतलब उसके जो ऑयल फॉर्मेशन जहां पे हो रहा है वो उसको ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा तो किलर नहीं होगा। तो इस तरह से हम सोच के अगर दवाई देंगे तो, और उसको वही सर मैडम ने जैसे बताया, निदान परिवर्तन करना पड़ेगा। जो दवाई सेबासियस ग्लैंड की जो सेबासियस सिक्रेशंस को बढ़ाता होगा उसको आपको छोड़ना पड़ेगा।
तब भी आपको इसमें इफेक्ट मिलेगा। बार ओके बार सर, ओके, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बस एक थोड़ा सा कॉल आ गया था बीच में, तो मैं अभी वो कर नहीं पाई। हाँ जी। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, खासकर डॉक्टर मनोज सर का। और मैं अभी बलदेव सर से बात कर रही थी, तो वो बता रहे थे कि मेरा प्रिय स्टूडेंट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे गुरुजन जब मुझे कहते हैं ना कि हेतल मेरी प्रिय स्टूडेंट है, तो बस मेरा तो दिन बन जाता है। और जिंदगी के बहुत सारे मौके पे वो फीलिंग्स याद करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लगता है। तो मैं आपके लिए भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी कि आपको नाम से ही थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक सर यू। ने पहचान लिया। मैंने कहा आज मनोज जी का है, उड़ीसा से हैं। और फिर सरनेम तो उन्हीं ने बताई, सर ने ही। तो फिर कहता अच्छा उन्हीं का है, कहते मेरा प्रिय स्टूडेंट है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर तो बहुत बहुत नमस्ते। सर तो हमारे भी बहुत, मतलब मैं भी सर को बहुत पसंद करता हूँ। सर से हमेशा गाइडेंस लेते थे। जी सर जी तो हमें रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ाते थे उस समय जब हम एनआई में थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत सारा धन्यवाद कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और बहुत अच्छी चिकित्सा की गहन बातों को अच्छी तरह से माइन्यूटली डिसेक्शन करते हुए इनको आपने इलेबोरेट किया। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे चिकित्सकों को वो कहीं न कहीं रास्ता दिखाएगी, उनका पथ पे ऊपर प्रकाशित करके कुछ आगे ऊपर वो और डिटेल में कर पाएंगे चिकित्सक के रूप में रोगियों की सेवा। तो इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है, बहुत सारे अच्छे वैद्य निर्माण हो और आयुर्वेद राष्ट्र की, भारत राष्ट्र की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो। और हम वो मादा रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं जब घोषित हो तब बहुत सारे चिकित्सक अवेलेबल हो जाए, है ना। कई बार हमारी बहुत विद्वानों से बात होती है, कहते हैं अच्छा चलो कल से कर देते हैं, कहते हैं फिर भारत को संभाल लोगे, है ना, इतना हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि ये छोटा सा प्रकल्प बहुत सारे अच्छे वैद्यों का निर्माण करे, और कहीं न कहीं वो श्रेष्ठ वैद्य अपने चिकित्सा से भारत के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। तो मैं समझती हूँ कि हमारा ये प्रयत्न और आपके द्वारा और अनेक स्पीकर के द्वारा दिया गया ये योगदान, समर्पित भाव से ज्ञान की आहुति कहीं न कहीं बहुत अच्छा रंग लाएगी। सर मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से। जी। अ, नमस्ते, बहुत बहुत थैंक यू मैडम, आपने हमें यहाँ पे मौका दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जी, थैंक जी, यू। जी। आप मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, 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 जी। बस ठीक आप है। सभी लोग साथ निभाते हैं, इसलिए हो जाता है। मैं बहुत बार कहती हूँ कि मैं पंचमहाभूत हूँ, आप और सारे पार्टिसिपेंट्स आत्मा है इस व्याख्यानमाला की। और कहीं न कहीं पंचमहाभूत और आत्मा मिलके एक संयोग बन जाता है और काम चलता रहता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूँगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएँगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। स्वस्थ मंगल विश्व की कामना करते हुए अगले शुक्रवार को हम फिर से नया लेक्चर नए स्पीकर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक भारत के लोगों की सेवा करते रहिए। नमो नमः।